चैनल से जुड़ सकते हैं 19 चीजों के बारे में सोचना। सोने के तार वाला नर्म कवच वास्तव में एक अच्छी चीज है। लूडिंग की दुनिया में ये खजाना उस खंजर को भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता जो लोहे को मिट्टी की तरह काटता है। उस साधारण खंजर की तो बात ही छोड़ दे जो उस आदमी के पास है। क्या तुम सचमुच ठीक हो? सु यूमो ने फिर बेचैनी से पूछा। मिस्टर सु, मैं ठीक हूँ, हुआंग फेंग ने एक बार फिर वादा किया। सु यूमो ने बस सिर हिलाया और तथ्य स्वीकार कर लिया, हालांकि यह आश्चर्यजनक था। हालांकि सु यूमो की भौहें सिकुड़ने लगी। उन्होंने फैक्ट्री निदेशक की ओर देखा और कहा, वे लोग बहुत घमंडी हैं। वे अभी भी अपनी तलवारें चलाते हैं। आप बाद में यहाँ पुलिस स्टेशन से संपर्क कर सकते हैं। मुझे विश्वास है कि हम इस बार उन्हें सुधार सकते हैं। और यहाँ सुरक्षा गार्ड, आप क्या करते हैं? क्या मैं उन्हें यहाँ आने के लिए भुगतान करूंगा और उन्हें यही करना होगा? सु यूमो के पास निश्चित रूप से नाराज होने का कारण है। अभी फैक्ट्री के संचालक द्वारा गुप्त रूप से सुरक्षा गार्डों को बुलाया गया, लेकिन जब सुरक्षा गार्ड पहुंचे तो उन्होंने देखा कि बदमाश भाग गए थे, लेकिन उनका पीछा करने कोई नहीं आया। इसके बजाय वे बस एक दूसरे को भागते हुए देखते रहे। ऐसा लगता है कि वे एक दूसरे से डरते थे और शुरू करने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। बेशक सु यूमो संतुष्ट नहीं थी। सु यूमो की बातें सुनकर फैक्ट्री के निदेशक भी फूट फूट कर मुस्कुराए। वो स्वाभाविक रूप से जानता था कि सुरक्षा गार्ड कैसे दिखते थे। सामान्य समय पर पहरा देना और गश्त करना ठीक है, यदि उन्हें वास्तव में उन छोटे गैंगस्टरों से लड़ने की अनुमति दी जाती है तो उनमें साहस नहीं है। हालांकि ये सुरक्षा गार्ड कंपनी द्वारा भेजे जाते हैं, उनके द्वारा भर्ती नहीं किए जाते, इसलिए उन्होंने कुछ नहीं कहा। सु यूमो भी स्पष्ट रूप से स्थिति को जानते थे, इसलिए समाप्त होने के बाद उन्होंने कारखाने के निदेशक को फिर से दोषी नहीं ठहराया, लेकिन वो पहले से ही कंपनी के सुरक्षा विभाग के प्रबंधक लियू से असंतुष्ट थे। ठीक है, पहले चलते हैं। मुझे यकीन है कि वे थोड़े समय में वापस नहीं आएंगे। हालांकि आपको अभी भी गश्त मजबूत करने की जरूरत है, खासकर जब आप काम पर जाते हैं और हमारे कर्मचारियों की सुरक्षा करते हैं, सु यूमो ने कहा। ठीक है श्रीमान सु, मैनेजर ने कहा। उसके बाद सु यूमो और हुआंग फेंग अपने पिछले सौंदर्य प्रसाधनों के साथ बस में चढ़ गए। यह अभी भी हुआंग फेंग चला रहा था। सु यूमो यात्री सीट पर बैठी। जो हुआ उसके लिए धन्यवाद। बस में सु यूमो ने हुआंग फेंग से कहा कि अगर हुआंग फेंग आगे नहीं आए, भले ही फैक्ट्री में सुरक्षा गार्ड बाहर आ जाए, तो दूसरी पार्टी उसका फायदा उठाएगी। तो हुआंग फेंग ने इस मामले में उसकी मदद की। मिस्टर सु बहुत दयालु है, मैं कंपनी का सुरक्षा गार्ड हूँ, मुझे यही करना चाहिए, हुआंग फेंग ने गाड़ी चलाते हुए कहा। ठीक है। प्रबंधक लियू ने इस बार नजर नहीं खोई। सु ने कहा कि वो जाहिर तौर पर हुआंग फेंग से बहुत संतुष्ट थी, लेकिन वो कारखाने की सुरक्षा से संतुष्ट नहीं थी। हुआंग फेंग ने कुछ नहीं कहा। वो सुन सकता था कि सु यूमो मैनेजर लियू से संतुष्ट नहीं थी। हालांकि मैनेजर लियू आखिरकार उसका बॉस है, वो उसकी पीठ पीछे उसके बारे में बुरा नहीं बोल सकता। इसके अलावा इस समय हुआंग फेंग स्टोरेज बॉक्स के बारे में सोच रहा है। ये कहा जा सकता है कि यदि कल उसे सोने का मुलायम कवच न मिला हो और आज जिज्ञासावश उसे न पहना हो, तो भले ही आज उसकी मृत्यु न हुई हो, परंतु उसने अवश्य ही रक्त देखा होगा। ये सोने का नर्म कवच था जिसने खुद को बचाया। ये स्टोरेज बॉक्स वास्तव में एक अच्छी चीज है। अब तक मैंने जो 2 चीजें हासिल की हैं, उनमें से एक चोर को पकड़ने में मदद करती है और मुझे भावी बॉस के सामने अपना चेहरा दिखाने में मदद करती है, जबकि दूसरा खजाना सीधे तौर पर खुद को चोट लगने से बचाता है। कहा जा सकता है कि इन दोनों चीजों से उन्हें मदद मिली है और स्टोरेज बॉक्स की मदद से उन्हें धीरे धीरे मदद मिली है। दुर्भाग्य से मैं यह नहीं चुन सकता कि मुझे किस प्रकार का खजाना मिलेगा। यह अफसोस की बात है कि हुआंग फेंग ने अपने दिल में कहा कि भंडारण बॉक्स से प्राप्त खजाने सभी यादृच्छिक है। उसके पास कोई विकल्प ही नहीं है, अन्यथा वो सीधे फिल्मों और टीवी में कुछ अद्वितीय मार्शल आर्ट प्राप्त कर सकता है। आज के गैंगस्टर उनके शरीर के करीब भी नहीं पहुंच सकते, ये तो दूर की बात है कि वे किस तरह का नुकसान पहुंचाएंगे। ऐसा लगता है कि मुझमें अभी भी अपनी आक्रामकता बढ़ाने के लिए कुछ कमी है। हुआंग फेंग ने मन ही मन सोचा कि सुनहरा नर्म कवच केवल रक्षात्मक उपकरण है और यह केवल उसके ऊपरी शरीर की रक्षा कर सकता है। एक बार जब दूसरा पक्ष उसके निचले शरीर पर हमला करता है तो उसके पास कोई रास्ता नहीं होता है। इसके अलावा हुआंग फेंग अपने कौशल को जानते हैं, जो आम लोगों की तुलना में थोड़ा बेहतर है। यहाँ तक कि जब वो किसी मजबूत सामान्य व्यक्ति से मिलता है तो जरूरी नहीं कि वो दूसरों का विरोधी हो। आखिरकार उन्होंने सक्रिय रूप से प्रशिक्षण नहीं लिया है। ये सोचकर हुआंग फेंग ने स्टोरेज बॉक्स के विचार के बारे में सोचना शुरू किया। हालांकि वर्तमान समय में स्टोरेज बॉक्स में प्राप्त सभी खजाने यादृच्छिक हैं। ऐसा नहीं है कि कोई नियम ही नहीं है। स्वयं के द्वारा प्राप्त खजाने और भंडार पेटी में रखी वस्तुओं में कुछ समानताएं होती हैं। जूते के लिए जूते और कपड़ों के लिए कपड़े के विशिष्ट कार्य बस अलग अलग हैं। ये सिर्फ एक बड़ा बदलाव है। और अगर आप अब अपने कौशल को मजबूत करने के लिए कुछ पाना चाहते हैं, तो टीवी और फिल्में देखने के उनके अनुभव के अनुसार इस तरह की चीज आपकी शारीरिक क्षमता को बढ़ा सकती है, जो या तो मार्शल आर्ट स्क्रिप्ट या अमृत है। बेशक कुछ विशेष उपकरण भी संभव है। अगर आप अभी ये चीजें पाना चाहते हैं तो आपको इन पहलुओं से शुरुआत करनी होगी। ऐसा लगता है कि दोपहर में काम के बाद मेरे लिए एक बड़ी खरीदारी करना वाकई जरूरी है। हुआंग फेंग ने मन ही मन सोचा कि उसने ये निर्णय कर लिया था, लेकिन अब यह अधिक जरूरी है। हुआंग फेंग, क्या तुमने मुझे सुना? इसी समय उसके कान में सु यूमो की आवाज सुनाई दी। हुआंग फेंग हैरान था। वो बस अपने स्वयं के व्यवसाय के बारे में सोच रहा था और उसने बिल्कुल भी नहीं सुना कि सु यूमो किस बारे में बात कर रही थी। मिस्टर सु, मुझे क्षमा करें, मैं बस कुछ सोच रहा था। इसलिए हुआंग फेंग ने कुछ शर्मिंदगी के साथ कहा। उसके बॉस ने उससे बात की, लेकिन वो अभी भी एक छोटे से काम पर था। यदि वो कुछ सख्त मालिकों से मिलता तो वो दुखी होता। सौभाग्य से सु यूमो ऐसी बॉस नहीं है। वो हुआंग फेंग से नाराज नहीं है। बेशक अगर वो तियानजियाओ समूह के दूसरे बॉस में बदल जाती है तो हुआंग फेंग वास्तव में दुखी होगा। ठीक है, ये ठीक है। मेरा मतलब है, मुझे कंपनी में भेजने के बाद आप पहले वापस जा सकते हैं। वैसे भी आप जल्द ही काम पर जा रहे हैं। हालांकि आप अभी घायल नहीं हुए हैं, बेहतर होगा कि आप वापस जाएं और आराम करें पहले, सु यूमो ने कहा।
ठीक है, धन्यवाद श्री सु। हुआन फेंग ने मना नहीं किया। उसने खरीदारी करने की योजना बनाई थी। अब वो काम से पहले छुट्टी पा सकते हैं। स्वाभाविक रूप से उनकी कोई राय नहीं है। जब सु युमो को कंपनी में भेजा गया तो हुआन फेंग ने कार रोकी और चाबी दी, इसलिए उन्होंने समय से पहले कंपनी छोड़ दी। हालांकि कुंजी के समय झांग यून ने उससे इस बार बाहर जाने के बारे में पूछा। सु युमो के स्पष्टीकरण के अनुसार हुआन फेंग ने कारखाने के सामने संघर्ष के बारे में नहीं बताया। सु युमो नहीं चाहती थी कि उन चीजों का असर कंपनी के लोगों के दिलों पर पड़े। 20 बड़ी खरीद। कंपनी छोड़ने के बाद हुआन फेंग ने वापस जाने के लिए बस ली। इस समय क्योंकि काम से छुट्टी का समय नहीं है, बस में अभी भी बहुत सारी सीटें खाली हैं। उन्हें खड़े होने के बजाय खाली सीट ढूंढने का भी मौका मिला। बस में बैठे हुए हुआन फेंग बाहर यातायात के निरंतर प्रवाह को देखता है और उसकी आंखों में ईर्ष्या की झलक दिखाई देती है। अब इस समाज में निजी कारें बहुत आम है और कीमत भी बहुत अधिक नहीं है। हालांकि भले ही यह बहुत अधिक ना हो, हुआन फेंग इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। अब भी वो रहने के लिए एक छोटा सा कमरा किराए पर लेता है और उसके पास कार खरीदने के लिए पैसे कैसे होंगे। हालांकि इससे कारों के प्रति उनके प्रेम पर कोई असर नहीं पड़ता। उसे ये पसंद है। इससे पहले कि मैं गुप्त रूप से सोचता, जब मैं पैसा कमाता हूँ, एक घर खरीदता हूँ, फिर अपनी पसंदीदा कार खरीदता हूँ और फिर शादी करता हूँ और बच्चे पैदा करता हूँ, तो मेरा जीवन आदर्श होता है। हालांकि ये बहुत अधिक आवश्यकता नहीं है और हुआन फेंग के लिए इसे हासिल करना कठिन है। आखिरकार घर की कीमत वेतन से कहीं अधिक तेजी से बढ़ रही है। उनकी कम शिक्षा पृष्ठभूमि के कारण मुझे नहीं पता कि घर खरीदने के लिए पैसे कमाने में कितने साल लगेंगे। कार खरीदने की बात तो दूर की बात है, अब शादी की लागत बढ़ रही है और दुल्हन की कीमत भी बढ़ रही है। ये हुआन फेंग के लिए भी एक बोझ है। इसलिए ये विचार हुआन फेंग केवल गुप्त रूप से कई बार सोच सकते हैं, लेकिन उनके लिए पहले ये है दिवास्वप्न से अलग नहीं। हालांकि स्टोरेज बॉक्स प्राप्त करने और स्टोरेज बॉक्स के जादू की खोज के बाद हुआन फेंग को पता था कि उनका जीवन बहुत बदल जाएगा। पहले उसके लिए ये बहुत दूर की बात थी, लेकिन अब उसके लिए ये सपना नहीं रह गया है। ये भी कहा जा सकता है कि उसकी पिछली आवश्यकताएं बहुत कम है। हालांकि उसके पास अभी भी कुछ नहीं है, लेकिन उसकी मानसिकता बदल गई है। ऐसा नहीं है कि वो पहले आत्मविश्वास महसूस नहीं करता था, लेकिन भविष्य में आत्मविश्वास से भरपूर होगा। उनका मानना है कि उनका भविष्य बहुत शानदार होगा। और हुआन फेंग बाहर कार को घूरते हुए एक प्रश्न के बारे में सोचते हैं। भंडारण बक्सा इतना बड़ा है तो क्या उसे केवल इतनी बड़ी चीज ही मिल सकती है? क्या आपके पास कार जैसी बड़ी चीज पाने का मौका है? अगर इसे पाने का कोई रास्ता नहीं है तो वे बहुत सी चीजें तो नहीं खोदेंगे। हालांकि यदि इसे प्राप्त किया जा सकता है तो एक छोटा भंडारण बॉक्स इतनी बड़ी चीज कैसे रख सकता है? हुआन फेंग को यह समझ में नहीं आया, क्योंकि स्टोरेज बॉक्स का कार्य स्वयं द्वारा पाया गया था और कोई मैनुअल नहीं था और अन्य स्टोरेज बॉक्स में ये फंक्शन नहीं हो सकता था। इसलिए वो अपने दिल में ये सवाल बिल्कुल नहीं पूछ सका, क्योंकि वो नहीं जानता था कि किससे पूछे और कौन जानता है कि अंदर का रहस्य क्या है। कोई बात नहीं, वैसे भी भले ही यह एक छोटी सी चीज है, ये बहुत है और यह आपके अपने उपयोग के लिए पर्याप्त है, हुआन फेंग के दिल ने सोचा। उसके बाद हुआन फेंग अपने निवास स्थान से कुछ ही दूरी पर एक सुपरमार्केट के पास उतर गया। ये सुपरमार्केट उनके आवास के पास सबसे बड़ा सुपरमार्केट है। इसमें बहुत सी चीजें भी हैं। यहाँ सभी प्रकार के किराने का सामान, घरेलू उपकरण आदि मौजूद है। क्योंकि यह अभी भी जल्दी है और हुआन फेंग की अपनी बचत ज्यादा नहीं है, इसलिए उन्होंने उन्हें खरीदने में जल्दबाजी नहीं की। इसके बजाय उसने ये देखने के लिए यहाँ चारों ओर नजर डाली कि उनके पास क्या है और वे उसके लिए क्या ला सकते हैं। हुआन फेंग को 2 स्तरीय सुपरमार्केट से गुजरने में कुछ समय लगा। उसके बाद उन्होंने चुनिंदा खरीदारी की तैयारी शुरू कर दी। वो जो खरीदना चाहता था वो न केवल उसके लिए उपयोगी था, बल्कि सस्ता भी था। अन्यथा अगर चीजें बहुत महंगी होती तो उसे डर होता कि वो कुछ खरीद नहीं पाएगा। साथ ही आकार बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए, अन्यथा भंडारण बॉक्स कुछ सामान रखने में सक्षम नहीं होगा। इस समय सुपरमार्केट में लोगों की संख्या धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। ऑफ ड्यूटी का समय बीत चुका है। आसपास रहने वाले कुछ लोग चीजें खरीदने के लिए सुपरमार्केट में प्रवेश करने लगते हैं। हुआन फेंग ने अब इसके बारे में सोचा है। इस वक्त उसकी सबसे ज्यादा जरूरत है, एक तो अपनी ताकत बढ़ाना, दूसरा अपनी आर्थिक क्षमता बढ़ाना और अपने लिए पैसा कमाना। उसके बाद उसने बड़ी सफाई की और जल्द ही उसने अपनी खरीदारी की टोकरी भर ली। हालांकि चेकआउट के अंत में उन्होंने केवल सैकड़ों युआन खर्च किए। हालांकि ये सैकड़ों युआन उसके लिए कोई छोटी रकम नहीं है। कम से कम अगर अगले महीने उनका वेतन समय पर नहीं दिया गया तो उन्हें सड़क पर सोने का खतरा है। अपने आवास पर कई सुविधा बैग वापस ले जाने के बाद हुआन फेंग ने बिस्तर पर चीजें फेंक दी और फिर बिस्तर के नीचे भंडारण बॉक्स खोलने का इंतजार नहीं कर सके। वो देखना चाहता था कि इतने लंबे समय के बाद भंडारण बक्से में कौन सी अच्छी चीजें जोड़ी गई हैं। हालांकि उसे निराशा हुई। भंडारण बॉक्स में चीजें वही थी जो उसने पहले रखी थी और उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ था। कहने का तात्पर्य यह है कि इस अवधि के दौरान भंडारण बॉक्स में किसी भी चीज का आदान प्रदान नहीं किया गया। ऐसा लगता है कि इस भंडारण बॉक्स में चीजों को बदलने के लिए कोई सटीक समय अंतराल नहीं है। हुआन फेंग निराश होकर बिस्तर पर बैठ गया और सोचा, भंडारण बॉक्स को जो मिला वो यादृच्छिक था। अब चीजें प्राप्त करने का समय भी यादृच्छिक है। इस खोज ने उन्हें थोड़ा निराश कर दिया। उसे डर था कि अगर यह चीज 1.5 साल के लिए आई तो एक बार बदल लेगा, लेकिन जो मिला वो उसके लिए बेकार था, इसलिए वो रो रोकर मर न सका। हालांकि चाहे वो कितना भी निराश क्यों न हो, उसे अभी भी जो करना चाहिए वो करना है। उसने सुपरमार्केट में खरीदी गई चीजों को एक एक करके स्टोरेज बॉक्स में रखना शुरू कर दिया। वास्तव में उन्होंने पाया कि ऐसी कई चीजें नहीं हैं जो उनकी अपनी आवश्यकताओं को पूरा करती हों, जैसे छोटा आकार और कम कीमत। हालांकि ऐसी बहुत सी चीजें नहीं हैं जिन्हें अपने उपयोग के लिए बदला जा सके। यह वाइन और पेय जितना अच्छा नहीं है। हम इन अन्य स्थानों में वाइन और पेय का आदान प्रदान कर सकते हैं, लेकिन मात्रा सीमित है। जब हम शराब पीना समाप्त कर लेंगे तो हमारे पास कुछ भी नहीं होगा। तो अंत में हुआन फेंग केवल भंडारण बॉक्स में जितनी संभव हो उतनी चीजें रख सकता है, जिसमें कुछ स्नैक्स और कुछ दैनिक आवश्यकताएं शामिल हैं। आखिरकार उसका बड़ा भंडारण बॉक्स पहले से ही भर गया है।
हुआंग फैंग ने अपने भंडारण बॉक्स को देखा और अंततः अधिक आरामदायक महसूस किया। अब वो पहले की अच्छी चीजों के बदले इन चीजों की आशा कर रहा है। पैकिंग के बाद हुआंग फैंग खाना बनाने और खाने चला गया। क्योंकि वो अकेला था, हुआंग फैंग ने अपना रात्रिभोज बहुत सरलता से और जल्दी से तैयार किया। हालांकि कुछ ही देर बाद जब वो मुड़ा और चला गया तो स्टोरेज बॉक्स में फिर से हल्की रोशनी आ गई। उसी समय एक जादुई स्थिति में कुछ अमीर शरीर वाले एक मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने एक 15-6 वर्षीय बच्चे को अपने विपरीत दिशा में बुलाया और उस मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति के बगल की मेज पर एक ब्रोकेड बॉक्स था। इसकी पैकेजिंग को देखकर हमें पता चल गया था कि इसमें रखा सामान कोई साधारण सामान नहीं है। 21 की जिदान। तियानक्सुआन महाद्वीप तलवारों और जादू की दुनिया है। इस दुनिया में मनुष्य, कल्पित बौने, प्राचीन ड्रैगन, यहाँ तक कि बौने आदि भी हैं। महाद्वीप पर कई व्यवसाय हैं। हालांकि सबसे लोकप्रिय लड़ाई का पेशा योद्धा और जादूगर है। हालांकि वे भिन्न हैं। योद्धाओं की संख्या अपेक्षाकृत बड़ी है, जबकि राक्षसों की संख्या अपेक्षाकृत बड़ी है। जादूगरों की संख्या बहुत कम है। मार्शल कलाकारों की संख्या के 1000वें हिस्से से भी कम है। कई मामलों में जादूगरों की विनाशकारी शक्ति मार्शल कलाकारों की तुलना में बहुत अधिक होती है। इसलिए पूरे महाद्वीप में जादूगर सम्मानित लोग हैं। रेड मून साम्राज्य तियानक्सुआन महाद्वीप के 5 महान साम्राज्यों में से एक है। पूरे महाद्वीप में छोटे बड़े सैकड़ों देश हैं। हालांकि 5 सबसे बड़े साम्राज्यों का पूरी दुनिया की 70% भूमि पर कब्जा है। अन्य छोटे देश या तो इन 5 साम्राज्यों पर निर्भर हैं या ये एक जोड़े हैं। उनकी राष्ट्रीय ताकत मजबूत नहीं है। रेड मून साम्राज्य के दक्षिण में हाउटियन शहर में 4 परिवार हैं। इन 4 परिवारों की शहर में अद्वितीय ऊर्जा है। वे पूरे शहर के संसाधनों को लगभग पूरी तरह विभाजित कर देते हैं। यहाँ तक कि शहर के भगवान को भी इन 4 परिवारों के मुखियाओं को शिष्टाचार के 3 अंक देने चाहिए। यही कारण है कि ये 4 परिवार अभी भी खड़े रह सकते हैं और शहर के संसाधनों पर कब्जा कर सकते हैं। ये स्वाभाविक है क्योंकि उनके प्रत्येक परिवार के पास यह अद्भुत शक्ति है। वहाँ कई योद्धा है, यहाँ तक कि जादूगर भी। ऐसा परिवार जितना अधिक होता है वह मार्शल कलाकारों, विशेषकर जादूगरों को उतना ही अधिक महत्व देता है। एक परिवार की ताकत मुख्य रूप से परिवार में उच्च स्तरीय मार्शल कलाकारों और जादूगरों की संख्या पर निर्भर करती है। आमतौर पर एक परिवार में 1 या 2 उच्च स्तरीय जादूगर दूसरों को आश्चर्यचकित करने के लिए पर्याप्त होते हैं। इस समय मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति ओयांग परिवार का मुखिया है, जो हातियन शहर के 4 परिवारों में से एक है। ओयांग तियान, जिसे वो बुलाते थे, उनका बेटा ओयांग जिंगवेन है। ओयांग जिंगवेन 16 साल की होने वाली है। मालिक का बेटा होने के नाते उसके साथ बच्चे जैसा व्यवहार किया गया है। खेती के संसाधनों का निरंतर प्रवाह होता रहता है। ओयांग तियान को उनसे बहुत उम्मीदें हैं। उसे आशा है कि वो एक महान जादूगर बन सकता है। इस तरह वो भविष्य में उनकी जगह ले सकते हैं। उनके परिवार का मुखिया आमतौर पर एक जादूगर होता है, यह एक अलिखित नियम है। हालांकि ओयांग जिंगवेन के प्रदर्शन ने ओयांग तियान को हर समय निराश किया है। मुझे नहीं पता कि खेती में उसकी प्रतिभा कमजोर है या वो बिल्कुल भी कड़ी मेहनत नहीं करता है। वो 16 साल का है और उसने अपनी जादुई प्रतिभा नहीं जगाई है, लेकिन उसने कुछ पारिवारिक मार्शल आर्ट सीख ली है। हालांकि उसने भी अपने साथियों की तुलना में बहुत कुछ हासिल नहीं किया है। तियानजुआन महाद्वीप में यदि कोई व्यक्ति 16 वर्ष की आयु पार कर चुका है और अभी तक अपनी जादुई प्रतिभा को जागृत नहीं कर पाया है, तो संभवतः उस व्यक्ति को अपने जीवन में इस प्रतिभा को दोबारा जागृत करने की कोई उम्मीद नहीं है और बनने की भी कोई संभावना नहीं है जादूगर। इसलिए ओयांग तियान बहुत चिंतित है। आज वो अपने बेटे को इसके लिए यहाँ बुलाते हैं। पिताजी, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? यदि आपके पास कुछ है तो कृपया मुझे तुरंत बताएं। मैं बाहर जा रहा हूँ। ओयांग जिंगवेन अपने पिता से बिल्कुल भी नहीं डरता। चूंकि वो इकलौता बच्चा था, इसलिए उन्होंने उसे बिगाड़ दिया था। इसके अलावा वो परिवार के मुखिया का बेटा है। अन्य लोग उसके प्रति बहुत विनम्र होते हैं, इसलिए उसने धीरे धीरे एक निडर चरित्र विकसित किया। यहाँ तक कि उसके पिता और उसके माता पिता भी नहीं डरते। ओयांग तियान अपने सामने खतरे के बेटे लैंगडांग को देखता है। वो सचमुच गुस्से में है। खेती में तो उनमें कोई प्रतिभा नहीं है, लेकिन खेलने में उनमें खूब प्रतिभा है। छोटी उम्र में वो आतिशबाजी की भूमि में रहता है। एक उड़ाऊ व्यक्ति के रूप में उसकी ख्याति पूरे हातियन शहर में प्रसिद्ध है। हर दिन वो अपने दोस्तों के साथ या तो आतिशबाजी के देश में जाता है या हर जगह परेशानी पैदा करने के लिए। हूँ मत करो, खेलो खेलो खेलो, पूरे दिन खेलना जानो। क्या आप जानते हैं कि आप 16 साल के हैं और अपनी जादुई प्रतिभा को जगाए बिना जादूगर बनने का कोई मौका नहीं है? आप भविष्य में मेरी स्थिति कैसे प्राप्त कर सकते हैं? कैसे बन सकते हैं? मैं इस परिवार का स्वामी बनूंगा, ओयांग आकाश ने तेजी से कहा। हालांकि उनकी उपस्थिति ने ओयांग जिंगवेन को भयभीत नहीं किया। ओयांग जिंगवेन अब भी पहले जैसा ही था। उन्होंने अपने लाओजी की ओर देखा और कहा, क्या इसके लिए मुझे दोषी ठहराया जा सकता है? प्रतिभा तो पैदा होती है और मैं अभ्यास भी करना चाहता हूँ। अगर मैं कहना चाहूँ तो इसके लिए केवल आप ही दोषी हैं। आपने मुझे मौका नहीं दिया। आनुवंशिक जादुई प्रतिभा, मैं कैसे जाग सकता हूँ? ओयांग जिंगवेन लियन के चेहरे से ओयांग का आकाश अचानक लाल हो गया था और उसका दाहिना हाथ ऊंचा उठा हुआ था, इसलिए वह अविवाहित बेटे को थप्पड़ मारना चाहता था। मारो, तुम मुझे मारो। मैं अपनी माँ से कहूंगा, अपनी दादी से कहूंगा, वे तुम्हें जाने देंगे। अगर उनमें मुझे अच्छी तरह से पढ़ाने की क्षमता नहीं है तो वे मुझे बाहर ले जाएंगे। ओयांग तियान की हरकतों से ओयांग जिंगवेन भयभीत नहीं हुआ, बल्कि उसने अपनी गर्दन उठाई और उस पर चिल्लाया। उन्होंने इस तरह जोर देकर कहा मानो उनके साथ गलत व्यवहार किया जा रहा हो और वे संघर्ष कर रहे हों। ओयांग तियान का हाथ अंततः गिर गया, लेकिन यह ओयांग जिंगवेन पर नहीं बल्कि उसके बगल की मेज पर था, जिससे मेज पर ब्रोकेड बॉक्स एक ऊंची छलांग में हिल गया। हालांकि ओयांग तियान ने ओयांग जिंगवेन को नहीं मारा, फिर भी ओयांग जिंगवेन अपने कार्यों से डरा हुआ था। अवचेतन रूप से उसे अपना सिर रखना पड़ा और नीचे बैठना पड़ा। जब ओयांग तियान ने अपने बेटे की सलाह देखी तो वो और भी अधिक क्रोधित हो गया। हालांकि वो ये भी जानता था कि यह गुस्सा होने का समय नहीं है। यदि वो अपने व्यवहार के कारण क्रोधित होता तो बहुत समय तक क्रोधित रहता। उन्होंने गहरी सांस ली और अपने बेटे की ओर देखा और कहा, मेरे लिए खड़े हो जाओ और देखो कि तुम कैसे दिखते हो। हमारे ओयांग परिवार में तुम्हारे जैसा कोई कैसे हो सकता है?
ये देखकर कि उसके पिता ने उसे नहीं मारा, ओयान जिंगवेन ने तुरंत अपना हाथ नीचे रखा और खड़ा हो गया और कहा, मैं आपसे पूछने जा रहा हूँ। हालांकि इस बार उसने ऊंची आवाज में बोलने की हिम्मत नहीं की, जाहिर है उसे डर भी लग रहा था। ठीक है, आइए पहले अन्य चीजों के बारे में बात न करें। मैं इन दिनों ईमानदारी से घर पर रहूंगा, मुझे कहीं भी जाने की अनुमति नहीं है। यह एक QZ गोली है, इसे लेने के बाद मैं घर पर ईमानदारी से ध्यान लगाऊंगा। वहाँ एक है, इसमें ध्यान के बारे में पुस्तक, ध्यान से अध्ययन करें। यदि आपको समझ में न आए तो यथाशीघ्र मेरी जादुई प्रतिभा को खोलने का प्रयास करें। ओयान तियान ने मेज पर रखे ब्रोकेट बॉक्स को ओयान जिंगवेन को सौंप दिया और कहा, किजिदान, क्या वो पौराणिक जादुई अमृत है जो जादुई प्रतिभा के बिना लोगों की प्रतिभा को खोल सकता है? पिता, आपको ये कैसे मिला? ओयान जिंगवेन ने ब्रोकेट बॉक्स संभाला और कहा। ओयान जिंगवेन ने किजहिदान के नाम के बारे में भी सुना है। ये सच है कि इस गोली का नाम इतना मशहूर है कि जो भी जादूगर बनना चाहता है उसने इस गोली का नाम जरूर सुना है। हालांकि गोली बहुत कीमती है। यह न केवल गोली बनाने के लिए आवश्यक औषधीय सामग्री बहुत कीमती है, बल्कि इसलिए भी क्योंकि सामान्य रिफाइनर के पास इसे बनाने की क्षमता नहीं है। शीर्ष स्तर के हर्बलिस्ट को छोड़कर हर साम्राज्य में यह अमृत बहुत अधिक नहीं है। आइस चुपके से निकल जाना। इसके अलावा इस गोली के शोधन की सफलता दर अधिक नहीं है, इसलिए हम विभिन्न स्थितियों को मिलाकर इस गोली की दुर्लभता जान सकते हैं। निस्संदेह यह अमृत अत्यंत दुर्लभ और बहुमूल्य है। ये समझ में आता है कि यह एक सामान्य व्यक्ति को जादूगर बना सकता है, लेकिन यदि एक परिवार में एक से अधिक जादूगर है तो ये समान नहीं है। निचले स्तर का जादूगर कुछ भी नहीं देख सकता है, लेकिन यदि यह एक वरिष्ठ जादूगर है तो ये परिवार की ताकत को काफी बढ़ा देगा। तो ये किसी गोली को विशेष रूप से मूल्यवान बनाता है। हालांकि ब्रोकेट बॉक्स में ध्यान के सूत्र के बारे में कुछ भी अजीब नहीं है। इस तरह की चीज उनके परिवार का तो जिग ही नहीं, सड़क पर भी खरीदी जा सकती है। हालांकि जिन लोगों ने जादुई प्रतिभा नहीं खोली है, भले ही वे सूत्र जानते हो, उनका कोई उपयोग नहीं है और वे जादू का अभ्यास नहीं कर सकते हैं। इसलिए ओयान जिंगवेन अपने पिता की इस तरह के मूल्यवान अमृत तक पहुंच के बारे में बहुत उत्सुक है। हालांकि उसके पास कोई ज्ञान या कौशल नहीं है, वो पूरे हाउटियन शहर में बेवकूफ बना रहा है, लेकिन ऐसा इसलिए है क्योंकि वो यहाँ अपने परिवार के प्रभाव को जानता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने क्या किया है, वो उसके परिणाम से निपटने में अपनी मदद कर सकता है। हालांकि वो ये भी जानता था कि उसका परिवार पूरे साम्राज्य में कुछ भी नहीं था और यह उल्लेख करने योग्य नहीं था, तो उसे बहुत आश्चर्य हुआ कि उसके पिता इतनी आसानी से ऐसी चीज निकाल सकते हैं जिसे बड़ा परिवार भी संजो कर रख सकता है। मैं इसे कैसे प्राप्त कर सकता हूँ, इसके बारे में चिंता मत करो। अब आप अपने कमरे में वापस जाएं, गोलियां लें और तब तक ध्यान करें जब तक आप हवा में जादुई तत्वों के साथ संबंध स्थापित नहीं कर लेते। तब तक आपको इसकी अनुमति नहीं है, बाहर जाओ, ओयान तियान ने कहा। ओयान तियान की इस मूल्यवान गोली तक पहुंच भी उसके अवसर के कारण है। जब वो छोटा था उसने गलती से एक हर्बलिस्ट को बचा लिया था। पहले तो उसने इसे गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन बाद में उसे पता चला कि वो हर्बलिस्ट बहुत अच्छा बड़ा हो गया है और साम्राज्य द्वारा नियुक्त एक वरिष्ठ हर्बलिस्ट बन गया है। इस बार वो अपने बेटे की खातिर मुंह मोटा करके दरवाजे पर आए। उन्हें उम्मीद थी कि दूसरा पक्ष उन्हें उस वर्ष की भावना में किजहिदान को परिष्कृत करने में मदद कर सकता है। बेशक सभी सामग्रियां उसके द्वारा प्रदान की गई और दूसरे पक्ष ने इनकार नहीं किया। किजहिदान को परिष्कृत करने के लिए भाग्य की आवश्यकता होती है और ओयान तियान की किस्मत बहुत अच्छी है। दूसरे पक्ष ने एक समय में इसे सफलतापूर्वक परिष्कृत किया। वास्तव में यदि दूसरा पक्ष इस बार विफल रहता है तो ओयान तियान के लिए इन सामग्रियों को फिर से जुटाना मुश्किल है। आखिरकार ये दुर्लभ सामग्रियां हैं, इन चीजों को प्राप्त करने के लिए उसने बहुत कीमत चुकाई। सौभाग्य से वो भाग्यशाली है कि यह सफल रही और ओयान तियान दूसरे पक्ष को व्यर्थ में उसकी मदद नहीं करने दे सकता। हालांकि उसने पहले दूसरे पक्ष को बचाया था, लेकिन अब दूसरे पक्ष की पहचान अलग है, इसलिए गोली मिलने के बाद उसने दूसरे पक्ष को बहुत सारे लाभ लौटाए। इस तरह उन्होंने गोली की काफी कीमत चुकाई। हालांकि चाहे उसे कितनी भी कीमत चुकानी पड़े, वो एक ऐसा बेटा है। सौभाग्य से वो जादू जगाने की प्रतिभा के साथ पैदा नहीं हुआ है। वो भी चिंतित है। मैं हर समय बाहर नहीं जा सकता। अगर मैं 1 महीने तक नहीं जागता तो मैं 1 महीने तक बाहर नहीं जा सकता। ओयान तियान के शब्दों को सुनने के बाद ओयान जिंगवेन का चेहरा अचानक कड़वा हो गया। उसे 3 दिनों तक बाहर न जाने के लिए कहना, जो उसे मारने से भी बदतर है। अकेले रहने दे, ये समय अधिक लंबा हो सकता है। इसके अलावा ओयान जिंगवेन का भी मानना है कि उनका अपना समय कभी कम नहीं होगा। आखिरकार ये ज्ञानोदय पत्र केवल एक जादुई प्रतिभा है जो लोगों को जागृत तो कर सकती है, लेकिन उनकी प्रतिभा को निखार नहीं सकती। इसलिए हालांकि जो लोग इसे लेते हैं वे जादू का अभ्यास कर सकते हैं, यह आम लोगों की तुलना में अधिक कठिन है और इसमें अधिक समय लगता है। आखिर वे खुद को जागृत भी नहीं कर पाते तो प्रतिभा कहाँ जाए। इसलिए जो लोग किजहिदान लेते हैं उन्हें न केवल अधिक समय और कठिन अभ्यास की आवश्यकता होती है, बल्कि उनकी अंतिम उपलब्धियां उन लोगों के बराबर नहीं हो सकती है जिन्होंने अपनी प्रतिभा जगाई है। यह मत कहो कि यह 1 महीना है, तुम बस 1 साल तक नहीं जागते हो और 1 साल तक बाहर नहीं जाना चाहते हो। ओयान तियान ने कहा कि उन्होंने इस बार अपना मन बना लिया है। जब तक ओयान जिंगवेन अपनी जादुई प्रतिभा को नहीं जगाता वो उसे बाहर नहीं जाने देगा, चाहे वो कैसे भी पूछे। ये बेकार है। ओयान जिंगवेन अभी भी इसके लिए लड़ना चाहता है। हालांकि ये देखकर कि उसके पिता पहले से कहीं अधिक दृढ़ है, वो अपने शब्दों को वापस निगल लेता है। हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि उसने पहले ही उसकी सलाह मान ली है और हर समय जेल में बंद रहने को तैयार है। उसके बाहर जाने के रास्ते हैं। उस खूबसूरत दिखने वाले ब्रोकेट बॉक्स के साथ ओयान जिंगवेन अपने कमरे में चला गया। चाहे कुछ भी हो फिर भी उसे ये करना ही था। हालांकि जब वह अपने कमरे में लौटा तो उसने तुरंत अमृत के साथ ब्रोकेट बॉक्स, जिसे दूसरों द्वारा खजाना माना जाता था, बिस्तर पर फेंक दिया और फिर अपने कुत्ते के पैर वांगे को बुलाया। वांगे, तुम्हें मेरे लिए एक सीढ़ी लेनी चाहिए और उसे पहले की तरह ही पीछे के आंगन की दीवार पर लगा देना चाहिए। ओयान जिंगवेन ने कहा कि आज उन्होंने और उनके दोस्तों ने फूलों की नाव पर जाने के लिए एक समझौता किया है। ऐसा कहा जाता है कि वहाँ कुछ अच्छे गायक हैं, लेकिन वो उनसे मिलना चाहते हैं।
जहां तक किसी गोली लेने की बात है तो चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर वह इसे अभी ले भी लेता है तो भी वो अपनी जादुई प्रतिभा को तुरंत नहीं जगा सकता। वो अपनी प्रतिभा को अच्छी तरह से जानता है, इसलिए वो कुछ समय के लिए जल्दी में नहीं है। जब वो रात को बाहर से वापस आता है तो वो इसे बाद में नहीं ले सकता। ठीक है, चिंता मत करो युवा मास्टर, मैं पहले सीढ़ी हटाऊंगा। एक क्षण रुकिए युवा मास्टर। वांग गेर ने सिर हिलाया और कहा, वह यार्ड का नौकर है। वो आमतौर पर ओयांग जिंगवेन के पीछे दौड़ता है। दिन बहुत आरामदायक है। झपकी आते ही वांग गेर भाग गया। वो ऐसी चीज से अनजान नहीं है। ये पहली बार नहीं है जब उन्होंने ऐसा किया है। ओयांग जिंगवेन को एक बार पहले ओयांग त्यानिगुआन ने कैद कर लिया था। हालांकि वांग गेर की मदद से वो अच्छा समय बिताने के लिए बाहर गया। वांग गेर की कार्यकुशलता कम नहीं थी, इसलिए उसने जल्दी से सीढ़ी लगा दी और ओयांग जिंगवेन चुपचाप पिछले दरवाजे की आंगन की दीवार से भाग गया। जहां तक उसके पिता द्वारा उसे दिया गया ब्रोकेड बॉक्स था, वो अभी भी अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था। वह इसे किसी भी समय अपने साथ नहीं ले गया, लेकिन सामने के दरवाजे पर ओयांग त्यान के बेटे पर नजर रखने के लिए किसी की व्यवस्था की। उसे नहीं पता था कि उसका बेटा गोली नहीं खाता, लेकिन चुपके से वो गोली खत्म हो गई। जब ओयांग जिंगवेन कुछ समय पहले बाहर गया था तो बिस्तर पर उसके ब्रोकेड बॉक्स में प्रकाश की किरण चमकी और फिर वह सामान्य हो गया, जैसे कि कुछ भी नहीं हुआ था। 23 और अधिक। हुआन फेंग बस रात के खाने के बाद धोने चला गया, क्योंकि यहाँ बाथरूम सार्वजनिक है और अब ये खाली है, इसलिए इस समय उसे धोने के लिए जल्दी करना होगा, अन्यथा उसे बाद में कतार में लगना होगा। जब आप पैसा कमाते हैं तो आपको अपना स्थान बदलना होगा। एक स्वतंत्र बाथरूम रखना बेहतर है। सुरक्षित भंडारण बॉक्स का तो जिक्र ही नहीं किया जाए, हुआंग फेंग ने नहाते समय सोचा। स्नान करने के बाद हुआंग फेंग अपने कमरे में वापस चला गया। वो तुरंत बिस्तर पर नहीं गया। इस समय वो भंडारण बक्से में मौजूद चीजों के बारे में सोच रहा था। उसे नहीं पता था कि इसमें कोई रास्ता है भी या नहीं। मैं वास्तव में अधीर हूँ। लंबे समय से इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। ये कितना समय है, मैं इसे दोबारा देखने से खुद को नहीं रोक सकता। हुआंग फेंग नीचे बैठ गया और सोचा। हालांकि मैं अपने दिल में ऐसा सोचता हूँ। हुआंग फेंग के हाथों की हरकतें बिल्कुल भी नहीं रुकी। उसने स्टोरेज बॉक्स में मौजूद चीजों को एक एक करके बाहर निकाला, जिसका कोई दोष नहीं है। आखिरकार भंडारण बॉक्स इतना अद्भुत है। उसका भविष्य कैसा होगा ये काफी हद तक स्टोरेज बॉक्स पर निर्भर करता है। इसके अलावा हुआंग फेंग उसे हमेशा जिज्ञासु बना सकता है। यह एक लॉटरी की तरह है। अज्ञात पुरस्कार सदैव प्रलोभन से भरा होता है। ठीक है, एक बदलाव है। हुआंग फेंग, जो सामान पैक कर रहा था, को अचानक कुछ बदलाव दिखे। क्योंकि ये चीजें उसके खाने से पहले रखी जाती थी और वह अपने दिल में भंडारण बक्से को बहुत महत्व देता था, इसलिए उसे भंडारण बक्से में मौजूद प्रत्येक चीज स्पष्ट रूप से याद थी, यहाँ तक कि उसे कहाँ रखा गया था। लेकिन अब उसे पता चला कि उसकी एक पत्रिका खो गई है, जिसे उसने कल रखा था और जिसे उसने आज नहीं निकाला। वो पत्रिका उसने पहले खरीदी थी और जब वो खाली होता था तो वो उसे पढ़ता था, लेकिन अब वो गायब हो गई है। पत्रिका चली गई। हुआंग फेंग बिल्कुल भी उदास नहीं है। वो बहुत खुश भी है। इससे पता चलता है कि स्टोरेज बॉक्स ने फिर से योगदान दिया है। इसने अवश्य ही अपने लिए कुछ प्रतिस्थापित कर लिया होगा। इस बार यह कोई किताब या पत्रिका होने की संभावना है। वैसे भी ये कुछ ऐसा होना चाहिए जिसे पढ़ा जा सके। निश्चित ही उसके अनुमान में कोई गलती नहीं थी। एक पोशाक के नीचे उसे एक किताब मिली जो उसने पहले कभी नहीं देखी थी। हुआंग फेंग किताब लेने के लिए उत्सुक थे। ये गहरे नीले कवर वाले धागे से बंधी किताब थी और सतह पर कोई शब्द नहीं था। हुआंग फेंग ने किताब खोली और पाया कि इसमें मौजूद पात्र अब के चीनी अक्षरों से लगभग अलग थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि कुछ पात्र अभी भी चीनी अक्षरों के समान थे। आप सामान्य अर्थ का अनुमान लगा सकते हैं, लेकिन उनमें से कुछ को पहचाना नहीं जा सका है। हालांकि इस पुस्तक के शीर्ष पर पिछले जूतों और सुनहरे मुलायम कवच जैसा ही परिचय है। ध्यान का परिचय। आकाशीय महाद्वीप पर जादूगरों के बुनियादी कौशल जादूगरों को ध्यान की स्थिति में प्रवेश करने, हवा में जादुई तत्वों का संचार करने और उनके शरीर में जादू को बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। ध्यान जादूगर, ये क्या है? इस किताब में कई शब्द हैं, मैं उन्हें नहीं जानता। हुआंग फेंग ने किताब पढ़ी और बुदबुदाया। हालांकि किताब में अभी भी कुछ तस्वीरें हैं। हुआंग फेंग ने अनुमान लगाया कि यह इन शब्दों का एक विशिष्ट विवरण होना चाहिए। हालांकि हुआंग फेंग को इस पुस्तक के कारण एक समस्या भी मिली, अर्थात इस भंडारण बॉक्स द्वारा प्रतिस्थापित चीजें दुनिया भर से आती हैं, सभी दृश्यों से, जैसे चमड़े के जूते और पहले सोने के नर्म कवच। ये कहना ठीक है कि वे उन्हें सीधे उपयोग करें, लेकिन आज की तरह उन्हें इन शाब्दिक चीजों को प्राप्त करने में शर्मिंदगी होगी। आखिरकार हर दुनिया हर दृश्य में नहीं, उस स्थिति में भाषा बाधाएं होंगी और उन्हें हल करने का कोई तरीका नहीं है। ठीक है, उस समय इन चीजों के बारे में बात करते हैं। मुझे नहीं पता कि यह किताब क्या है। हुआंग फेंग ने किताब उठाई और बिस्तर पर बैठ गया और धीरे धीरे उसका अध्ययन करने लगा। हुआंग फेंग को कुछ ऐसे पात्रों को मिलाकर यह पता लगाने में 10 मिनट से अधिक का समय लगा, जिन्हें वो जानता था और अनुमान लगाता था, और उसके पास की तस्वीरों को मिलाकर यह पता लगाता था कि किताब आखिर है क्या। क्या वह गुप्त स्क्रिप्ट नहीं है जो वो हमेशा से चाहता था? हालांकि ये स्क्रिप्ट वैसी नहीं है जैसा मैं सोचता हूँ, क्योंकि यह मार्शल आर्ट की दुनिया की स्क्रिप्ट नहीं है, बल्कि ऑनलाइन उपन्यास और जादू की दुनिया की स्क्रिप्ट है जिसे मैं पढ़ता हूँ। ये सिर्फ एक प्राइमर स्क्रिप्ट है जो अब उनके लिए बहुत उपयोगी है। हालांकि हुआंग फेंग फिर कड़वाहट से मुस्कुराए। हालांकि वो साधना का रहस्य जानता था, फिर भी वो एक ऐसी दुनिया में था जो जादुई दुनिया नहीं थी। उसके पास हवा में मौजूद जादुई तत्वों को विकसित करने और उनसे संवाद करने का कोई तरीका नहीं था। दुनिया में कोई जादू नहीं है। पुस्तक के अनुसार इन लोगों में जादू जगाने की कोई प्रतिभा नहीं होती, इसलिए ये अभ्यास ही नहीं कर पाते। बाय खुश है। उसने सोचा कि वह अभ्यास कर सकता है, लेकिन अब ऐसा लगता है कि ध्यान का परिचय उसके लिए सिर्फ चिकन रिब है। हुआंग फेंग ने थोड़ा निराश होकर सोचा। निराश हुआंग फेंग फिर से भंडारण बॉक्स में आया। उसने अपनी अशुद्धियों के ढेर में से एक और गंदगी निकाली और उसे भंडारण बक्से में रखने के लिए तैयार किया। यद्यपि प्राप्त वस्तुएं इस समय उसके काम नहीं आई, फिर भी उन अनेक लोगों में असंख्य गुप्त लिपियां विद्यमान है। वो हमेशा उस स्टोरेज बॉक्स का उपयोग कर सकता है जो उसके लिए उपयोगी हो और उसे पूरी तरह से उपयोग कर सके।
ठीक है, लगता है कुछ कमी है। जैसे ही हुआन फैंग किताबें रखने के लिए तैयार हुए, उन्होंने पाया कि भंडारण बॉक्स में कुछ गायब है। वैसे ये अजीब फलियां हैं, हुआन फैंग ने अचानक पुकारा। मूलतः उन्होंने ये ध्यान का परिचय प्राप्त किया था। हुआन फैंग ने सोचा कि आज की फसल यही थी और कुछ नहीं था, इसलिए उसने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा। उसे बस स्टोरेज बॉक्स की चीजें इतनी स्पष्ट रूप से याद थी, इसलिए जब वो अशुद्धियां डालने की तैयारी कर रहा था तो उसने पाया कि भंडारण बॉक्स में अभी भी एक छोटी सी चीज थी। क्या ये ध्यान का परिचय दो बातों का आदान प्रदान है? हुआन फैंग ने मन ही मन सोचा और फिर उसने इससे इनकार कर दिया। पिछली टिप्पणियों के अनुसार ये प्रतिस्थापित चीजें उसके द्वारा डाली गई चीजों से संबंधित है। कम से कम कुछ चीजें समान है। अजीब स्वाद वाली फलियां और गुप्त लिपियों में कोई समानता नहीं है। अब अजीब स्वाद वाली फलियां खत्म हो गई हैं, यानी इस स्टोरेज बॉक्स में कुछ और होना चाहिए। हुआन फैंग ने अजीब स्वाद वाली फलियां खरीदी और उन्हें अंदर डाल दिया। मूल रूप से वो ये देखना चाहता था कि क्या वो दूसरी दुनिया के कुछ भोजन को बदल सकता है और दूसरी दुनिया के स्वादिष्ट भोजन का स्वाद ले सकता है। अप्रत्याशित रूप से अब इन्हें लगाने में ज्यादा समय नहीं लगा, लेकिन इसे सफलतापूर्वक बदल दिया गया। अजीब स्वाद वाली फलियां भी बहुत लोकप्रिय है। 24 जादुई प्रतिभा को जागृत करना। कुछ उत्साह के साथ हुआन फैंग ने भंडारण बॉक्स में मौजूद सभी चीजों को बाहर निकाला, ये देखने के लिए कि और क्या है। जब तक वो बक्से की सारी चीजें बाहर नहीं निकाल लेता, उसे कुछ और नहीं मिलता। ये चीजें पहले उसने खुद ही लगाई थी। नहीं, क्या मैं गलत हूँ? क्या इस बार केवल एक ही नई चीज है? फिर दो चीजें क्यों गायब है? उस अजीब गंध वाली बीन को चूहा नहीं खा सकता। हुआन फैंग ने उदास होकर इसके बारे में सोचा। उनमें से कुछ ने हार नहीं मानी। उसने सारी चीजों पर फिर से गौर किया। इस बार आखिरकार उसे कुछ मिल ही गया। हिलाने से पहले जब उसे कपड़े पहनाए गए तो कपड़ों से कुछ गिर गया। हुआन फैंग ने इसे तुरंत और तेजी से पकड़ लिया और पाया कि यह एक गोल गोली जैसी चीज थी। हुआन फैंग को यकीन है कि उसने इसे पहले नहीं देखा था, यानी उसने इसे अंदर नहीं डाला था। हुआन फैंग ने जल्दी से गोली अपनी आंखों के सामने रखी और उस पर फ्लोटिंग फॉन्ट की एक लाइन देखी। किजदान, तियानक्सुआन महाद्वीप के एक वरिष्ठ हर्बलिस्ट वांग यान द्वारा परिष्कृत एक उच्च स्तरीय अमृत उन लोगों की मदद कर सकता है जिनके पास जादू को जागृत करने, जादुई प्रतिभा को जागृत करने की क्षमता नहीं है। परिचय बहुत सरल है, लेकिन हुआन फैंग बहुत उत्साहित है। जब उन्होंने ध्यान का परिचय देखा तो क्या ऐसा इसलिए था क्योंकि उनके पास कोई जादुई प्रतिभा नहीं थी, इसलिए अभ्यास करने का कोई तरीका नहीं था। अब भंडारण बॉक्स बहुत विचारशील है। ये जानते हुए कि मैं अपनी जादुई प्रतिभा को नहीं जगा सकता, मैंने ये गोली अपने पास भेज ली। ये पिछले ध्यान का परिचय से एकदम मेल खाता है। हुआन फैंग ने अपने हाथ में गोली को देखा। गोली का ग्रेड स्पष्ट रूप से कम नहीं है। गोली की सतह पर गोली के आभामंडल की परतें होती हैं। ये बहुत सुंदर है। गोली की सतह बहुत चिकनी और आरामदायक है। बिना ज्यादा झिझक के हुआन फैंग ने गोली अपने मुंह में डाल ली। जब गोली उसके हाथ में पकड़ी गई तो वो बहुत सख्त लगी। हालांकि उसके मुंह में डालने के बाद ये हुआन फैंग के पेट में प्रवाहित हो गया। उसके बाद हुआन फैंग को महसूस हुआ कि उसका पेट थोड़ा गर्म था। गर्मी धीरे धीरे पूरे शरीर में फैल गई, लेकिन सबसे अधिक मस्तिष्क में केंद्रित हुई। हुआन फैंग को थोड़ा चक्कर आ रहा है क्योंकि उसने पहले ये गोली नहीं ली है और उसने कई समान गोलियां नहीं देखी हैं, इसलिए उसे नहीं पता कि वो कैसा दिखेगा और इसे लेने के बाद उसकी क्या प्रतिक्रिया होगी। उसकी प्रतिक्रिया बिल्कुल असामान्य है। हुआन फैंग भी चिंतित है। ये गोली जाहिर तौर पर तियानक्सुआन महाद्वीप के लोगों द्वारा ली जाती है। वो वहां नहीं है। मुझे नहीं पता कि इसमें कुछ गड़बड़ है या नहीं। हालांकि अब भी पछताने के लिए बहुत देर हो चुकी है। गोली ले ली गई है और यहाँ तक कि उसके पूरे शरीर में भी घोल दी गई है। अब वो बस यही दुआ कर सकते हैं कि गोली उनके लिए उपयोगी हो और इसका कोई साइड इफेक्ट न हो। हुआन फैंग को लगता है कि उसका सिर अधिक से अधिक दर्द करता जा रहा है। वो अपना सिर अपने हाथों में पकड़ता है और बिस्तर पर लौटता है। हालांकि इससे उसका दर्द कम नहीं होता। अंत में वो संभलने में असफल हो जाता है और बेहोश हो जाता है। लेकिन हुआन फैंग के बेहोश होने के बाद उन्हें पता ही नहीं चला कि उनका शरीर धीरे धीरे बिस्तर से ऊपर तैर रहा है। आखिरकार बिस्तर से लगभग आधे मीटर की दूरी पर वो वहीं लटक गया और आगे नहीं बढ़ा और हवा में जादुई तत्व दृश्यावस्था में उसके अंदर आते रहे, जैसे उसका शरीर एक विशाल भंवर था, लगातार उन्हें आकर्षित कर रहा है। वास्तव में पृथ्वी पर हवा में बहुत सारे जादुई तत्व नहीं हैं, सिर्फ इसलिए कि लोग अपनी जादुई प्रतिभा को जागृत नहीं कर सकते हैं, इसलिए वे हवा में इन जादुई तत्वों को बिल्कुल भी अवशोषित नहीं कर सकते हैं। अब हुआन फैंग अनजाने में अपनी जादुई प्रतिभा को जागृत करता है और हवा में मौजूद जादुई तत्व उसके रिश्तेदारों को देखने की तरह उसके शरीर में आते रहते हैं। आकाशीय महाद्वीप पर जब एक सामान्य व्यक्ति अपनी जादुई प्रतिभा को जगाता है तो हवा में मौजूद जादुई तत्व भी इस व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करेंगे, उसके शरीर में सुधार करेंगे और उसके शरीर के लिए जादुई तत्वों तक पहुंच और जादुई तत्वों को संग्रहित करना आसान बना देंगे। हालांकि उनके शरीर में प्रवेश करने वाले जादुई तत्व हुआन फैंग की तरह पागल नहीं है। वे नग्न आंखों के लिए अदृश्य है। शरीर द्वारा महसूस किया जा सकता है कि एकीकरण की गति बहुत धीमी है। आमतौर पर किसी व्यक्ति को पहली बार जादुई तत्वों को आत्मसात करने और अपनी जादुई प्रतिभा को जगाने में 1 या 2 दिन लगते हैं। इसके अलावा वे हवा में कई जादुई तत्वों में से केवल एक को ही अवशोषित कर सकते हैं और फिर वे केवल इस जादुई तत्व के अनुरूप जादू की खेती कर सकते हैं। हालांकि हुआन फैंग अलग है। आसपास की हवा में मौजूद सभी प्रकार के जादुई तत्व उसके शरीर में अंधाधुंध प्रवाहित होते हैं, जिससे उसके शरीर में बाढ़ आ जाती है और उसकी स्थिति बदल जाती है। बेशक हुआन फैंग को इन स्थितियों के बारे में पता नहीं है और कोई भी उसे यह नहीं समझाएगा। हुआन फैंग 2 घंटे तक ऐसी ही स्थिति में रहे। उसकी भौं, जो मूल रूप से दर्द के कारण थी, पहले ही खिंच चुकी है। उसका शरीर धीरे धीरे वापस बिस्तर पर गिर जाता है। कुछ ही देर में वह जाग जाता है। मुझे क्या हुआ? क्या आप बेहोश हो गए हैं? हुआन फैंग ने स्पष्ट रूप से सोचा कि इस समय राहत मिलने के बजाय पिछला दर्द पूरी तरह से गायब हो गया था। इस समय उसे यह भी महसूस हुआ कि हवा मीठी हो गई है और उसे अपने आसपास की हवा के प्रति एक अस्पष्ट सौहार्दपूर्ण लग रहा था। हुआन फैंग को अचानक लगा कि वो बदल गया है क्योंकि उसने क्विज़दान ले लिया है। अब क्या उसके पास जादुई प्रतिभा है?
हुआंग फैंग ने जल्दबाजी में ध्यान का परिचय पुस्तक में उल्लिखित विधि का उपयोग किया। वह अपने पैरों को क्रॉस करके बिस्तर पर बैठ गया और अपना ध्यान अपने डेंटियन पर केंद्रित किया। जैसा कि अपेक्षित था, उसने वहां प्रकाश की एक रंगीन गेंद तैरती देखी। नहीं, वो किताब यह नहीं कहती कि यह प्रकाश गेंद आत्म जागरण की किसी प्रकार की जादुई प्रतिभा से मेल खाती है, लेकिन मैंने यह नहीं बताया कि संबंधित रंग क्या है। रंगीन प्रकाश गेंद का कोई उल्लेख नहीं था। हुआंग फैंग के मन में कुछ संदेह हैं, लेकिन जाहिर तौर पर कोई भी उनके लिए उनका समाधान नहीं करेगा। ठीक है, शायद पृथ्वी का पर्यावरण आकाशीय महाद्वीप से भिन्न है, हुआंग फैंग ने बेतरतीब ढंग से सोचा। अब जब जादुई प्रतिभा जागृत हो गई है, तो आप ध्यान कर सकते हैं। हुआंग फैंग फिर से किताब को देखता है और फिर बिस्तर पर जाता है और ऊपर बताए अनुसार बैठ जाता है। हुआंग फैंग एक सही और प्राकृतिक स्थिति में बैठता है। उसका माथा अंतर्मुखी है, उसकी छाती फैली हुई है, उसके कंधे उसके क्रोच के लंबवत है, उसकी सांस चिकनी और व्यवस्थित है, यहाँ तक कि और गहरी पानी की एक धार की तरह उसकी चेतना डेंटियन में डूब जाती है और डेंटियन में रंगीन प्रकाश गेंद को नियंत्रित करता है। वो देखता है कि प्रकाश की गेंद धीरे धीरे घूमती है और आसपास की हवा में जादुई तत्व फिर से हुआंग फैंग की ओर दौड़ते हैं। लेकिन इस बार यह सिर्फ उस समय नहीं है, हम अब इसे नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं, लेकिन गति अभी भी है धीमी नहीं, और जादुई तत्वों को अवशोषित करने की गति जादुई प्रतिभा द्वारा निर्धारित होती है। इस दृष्टिकोण से हुआंग फैंग की जादुई प्रतिभा बिल्कुल भी बुरी नहीं है। सकते हैं 25 अजीब क्विज़दान। वास्तव में हुआंग फैंग को यह नहीं पता है कि क्विज़दान लेने के बाद जादुई प्रतिभा तुरंत जागृत नहीं होगी। हर कोई अलग है, लेकिन इसमें कम से कम 1 सप्ताह का समय लगेगा, क्योंकि जागृति के लिए आवश्यक समय उसकी प्रतिभा से संबंधित है और वह अब जागृति की वकालत नहीं कर सकता। वो प्रतिभा बेहतर होनी चाहिए। हुआंग फैंग की स्थिति स्पष्ट रूप से अलग है। वह अपनी कमजोर प्रतिभा के कारण नहीं जाग पाता, बल्कि पूरी पृथ्वी के वातावरण के कारण जाग पाता है। हालांकि पृथ्वी पर कई जादुई तत्व हैं जो इतने लंबे समय से अवशोषित नहीं हुए हैं। एक बार जब इन मजबूत जादुई तत्वों पर सीधे लोगों पर हमला किया जाता है, तो उन्हें एक बैंड की आवश्यकता होती है। इसलिए हुआंग फैंग ने कुछ हद तक क्विज़दान लिया। ये उसके आसपास के जादुई तत्व हैं जो उस पर हमला करने के लिए आते हैं और उसकी जादुई प्रतिभा को जगाने में उसकी मदद करते हैं, अन्यथा इतनी जल्दी जागना असंभव है। बेशक उनकी अपनी प्रतिभा खराब नहीं है। हुआंग फैंग की किस्मत वाकई अच्छी है। जबकि भंडारण बॉक्स उसके लिए आत्मज्ञान की गोली लाता है, यह उसके लिए ध्यान का परिचय पुस्तक भी लाता है। तियानक्सुआन महाद्वीप में ये किताब कोई दुर्लभ चीज नहीं है। इसे स्ट्रीट मार्केट में भी देखा जा सकता है। कुछ लोग जिनके पास जगाने के लिए जादुई प्रतिभा नहीं है, हालांकि वे जादुई प्रतिभा को जगाना चाहते हैं, वे उन्हें अपनी खेती में वापस जाने के लिए खरीद लेंगे, इस उम्मीद में कि वे ध्यान के बाद जादुई प्रतिभा को जगाना कठिन है। निश्चित रूप से, हालांकि क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो खरीदते हैं, उनमें से कई तो अनपढ़ भी हैं, इसलिए अभ्यास में मदद के लिए अंदर चित्र है, अन्यथा हुआंग फैंग वास्तव में समझ नहीं सकते। हुआंग फैंग के ध्यान की अवस्था में प्रवेश करने के बाद उन्हें लगा कि उनके आसपास सब कुछ बदल गया है। उन्हें लगा कि उनकी सुनने की शक्ति बहुत बढ़ गई है। नीचे कुछ छोटे प्रेमी धीमी आवाज में बात कर रहे थे। वो सुन सकता था और स्पर्श अधिक प्रभावशाली था। उसे महसूस हो रहा था कि हवा से कुछ चीजें उसके शरीर में आ रही हैं, लेकिन ये चीजें उसे बहुत सौहार्दपूर्ण एहसास दे रही थी। उसके शरीर ने इसका मतलब बिल्कुल भी मना नहीं किया। हुआंग फैंग के ध्यान में समय धीरे धीरे बीतता गया। अन्य समय और स्थान में ये दिन के दौरान था। अपने ही कुत्ते के बेटे वांग एर की मदद से ओयांग जिंगवेन आसानी से घर से बाहर भाग गया और फूलों की नाव पर खेलने के लिए अपने दोस्तों को खोजने के लिए निकल गया। बेचारे पिता को लगा कि वो बंद दरवाजे में अभ्यास कर रहा है। शाम को ही ओयांग जिंगवेन शराब की गंध के साथ वापस आए। वो फूलों की नाव में रात बिताना चाहता था। आखिर वहां रात को ज्यादा मजा था। हालांकि उसे रात में अपने पिता के चक्कर का डर था, इसलिए उसे कुछ अनिच्छा के साथ वापस आना पड़ा। मिस शियाओरुई वास्तव में एक जलात्मा और पसंद करने योग्य लड़की है। बिल्कुल नहीं, मैं कल उससे मिलने जाऊंगी और उससे मेरे लिए एक गाना गाने के लिए कहूंगी, सिर्फ 18 टच। ओयांग जिंगवेन अपने आप में बड़बड़ाते हुए अस्थिर रूप से चल रहा है। उनके बगल में वांग एर है। वो ओयांग जिंगवेन को इस डर से सावधानी से पकड़ रहा है कि वो नीचे गिर जाएगा। हाँ, आप सुंदर और प्रतिभाशाली है, अन्यथा मिस शियाओरुई को आपसे पहली नजर में प्यार नहीं होगा। मैंने सुना है कि उसने कई अमीर युवकों को मना कर दिया था। जैसे ही वांग एरी चला, उसने उसकी चापलूसी की। वहाँ एक कारण है। मैंने कहा कि जैसे ही उसने मुझे देखा तो वो मुझे कैसे जाने दे सकती है। उसके पास वास्तव में एक दृष्टि है और उसे पता चल गया है कि वो अलग है। ओयांग जिंगवेन ने गहरी सोच में सिर हिलाया। ओयांग जिंगवेन की शक्ल देखकर मुझे पता है कि मैं आंगन की दीवार पर नहीं चढ़ सकता, नहीं तो मैं गिर जाऊं तो मुसीबत हो जाती है। इसलिए वांग एर को उसे सामने के दरवाजे पर ले जाना होगा। हालांकि ये पहली बार नहीं है कि दरवाजे की ओर देखने वाला व्यक्ति ओयांग जिंगवेन को इस अवस्था में देखता है। वो अक्सर चुपचाप बाहर निकल जाता है और अंधेरा होने पर वापस आ जाता है, तो मुझे आश्चर्य नहीं है। मैं सीधे उसके लिए दरवाजा खोलता हूँ। ओयांग जिंगवेन को वांग एर अपने कमरे में वापस ले गए। अपनी नौकरानी से एक कटोरा सोकरिंग सूप पीने के बाद वो थोड़ा शांत हो गया है। इस समय उसे याद आता है कि उसके पास करने को कुछ नहीं है। वांग एर को बाहर जाने देने के लिए हाथ हिलाते हुए ओयांग जिंगवेन उसके बिस्तर पर आता है, ब्रोकेट बॉक्स उठाता है जिसे उसने वहां छोड़ा था, बुदबुदाता है और उसे खोलता है। ओयांग जिंगवेन अभी भी अपनी जादुई प्रतिभा को जगाना चाहता है। आखिरकार यदि उसके पास कोई जादुई प्रतिभा नहीं है, तो वो माता पिता के रूप में अपने पिता का पद प्राप्त नहीं कर सकता। यहाँ तक कि दूसरे लोगों के सामने भी वह अपना सिर ऊंचा नहीं उठा पाता। जब तक वो अपनी जादुई प्रतिभा को जगाता है, तब तक बात वैसी नहीं रहती। उसे इसकी परवाह नहीं है कि वो खुद को कितना विकसित कर सकता है। उसे एक जादूगर की पहचान की जरूरत है। सबसे निचला जादूगर बनना ठीक है। हालांकि जब ब्रोकेट बॉक्स खोला गया तो ओयांग जिंगवेन थोड़ा आश्चर्यचकित रह गया, क्योंकि उसमें केवल एक पारदर्शी पैकेज था और उसमें गोलियां जैसी गोल चीजें थी। इसके अलावा कवर पर एक रंगीन किताब थी, लेकिन किताब के शब्द से बिल्कुल भी पहचान में नहीं आए। पिता जो कर रहे हैं, क्या वो इंट्रोडक्शन टू मेडिटेशन की किताब नहीं है? वो किताब कैसी है जिसे मैं नहीं जानता?
मैं शब्द नहीं जानता, मैं कैसे अभ्यास कर सकता हूँ। ओयान जिंगवेन की शिकायत है कि उन्होंने चुना जिस पत्रिका के बारे में उसे बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी, उसे उठाया और उसे कई बार पलटा। उन्होंने पाया कि इसमें बहुत सारे शब्द थे। हालांकि जब उसे वास्तव में बहुत कुछ पता नहीं था, तो उसने पत्रिका को बिस्तर के नीचे फेंक दिया और इसकी परवाह नहीं की। ये चीजें क्या है? चीचीदान। क्या किजहिदान दुर्लभ नहीं है? यहाँ इतने सारे कैसे हैं? क्या पिता ने नहीं कहा कि केवल एक ही था? यह इतना अधिक कैसे हो सकता है? ओयान जिंगवेन ने कुछ के साथ बैग उठाया, संदेह हुआ, उसे फाड़ डाला, एक निकाला और मुंह में डाल लिया। फिर उसकी आंखें चमक उठी और स्वाद बहुत अच्छा था। यह आमतौर पर उसके द्वारा खाए जाने वाले नाजुक स्नैक से भी बदतर नहीं था। ठीक है, केजी गोली का स्वाद वास्तव में अच्छा है। दवा बनाने का मास्टर वास्तव में शक्तिशाली है। ये दुर्लभ है कि वो न केवल गोलियां बना सकता है, बल्कि इतना अच्छा स्वाद भी बना सकता है। ओयान जिंगवेन ने खाना खाते समय बड़बड़ाया। जैसे ही उसने खाया, वो रुका नहीं। कुछ ही देर में उसने बैग का सारा सामान खत्म कर दिया। खाली बैग को देखते हुए ओयान जिंगवेन ने अनजाने में अपना निचला होंठ जोड़ दिया, जो पर्याप्त नहीं था। पैकिंग बैग को लापरवाही से फेंकने के बाद ओयान जिंगवेन अपने शरीर में बदलाव महसूस करने के लिए बैठ गया। हालांकि उन्हें जल्द ही निराशा हुई। उसके शरीर में बिल्कुल भी बदलाव नहीं आया, क्योंकि दिन के दौरान उसने जियारुई पर बहुत सारी शारीरिक शक्ति बर्बाद की। अब वो थका हुआ महसूस करता है। इस परिणाम के लिए ओयान जिंगवेन आश्चर्यचकित नहीं है। उसने सोचा नहीं था कि वो इतनी जल्दी जादुई प्रतिभा जगा सकेगा। तो थोड़ी थकान महसूस होने के बाद वो बस बिस्तर पर लेट गए। अभी कुछ समय पहले ही उसके खर्राटे पूरे कमरे से आ रहे थे। ओयान जिंगवेन को यह नहीं पता कि उसके पास अपनी जादुई प्रतिभा को जगाने का कोई रास्ता नहीं है, न केवल आज बल्कि जीवन भर भी। परिवर्तन। ठीक है, यह आरामदायक है। अगली सुबह ठीक भोर में हुआंग फेंग अंततः ध्यान से जाग गए। हालांकि वो पूरी रात सोया नहीं था, फिर भी उसे थोड़ी सी भी थकान महसूस नहीं हुई। पूरा व्यक्ति जोश से भरा हुआ था, यहाँ तक कि पहले से कहीं बेहतर स्थिति में भी। हुआंग फेंग ने सबसे पहले अपने डेंटियन में रंगीन प्रकाश गेंद को देखा और पाया कि इसका आकार नहीं बदला है, लेकिन इससे पता चला कि यह अधिक चमकीला था। बेशक ये हुआंग फेंग की अपनी मनोवैज्ञानिक भूमिका भी हो सकती है। आखिरकार ये साधना की केवल एक रात थी, जो इतनी स्पष्ट नहीं होनी चाहिए। हालांकि हुआंग फेंग को यह नहीं पता है कि उनका वर्तमान अभ्यास तियानेक्सुआन महाद्वीप की उन प्रतिभाओं की तुलना में आंतरिक जादू को तेजी से बढ़ा सकता है। आखिरकार वहां अभी भी कई मार्शल कलाकार और जादूगर हैं, और उनका अभ्यास खुद को बढ़ाने के लिए हवा से ऊर्जा को अवशोषित करना है, लेकिन विभिन्न रूपों में। हालांकि हवा में ऊर्जा को बहाल किया जा सकता है, लेकिन आखिरकार वहां भी है एक समय सीमा। इस तरह हवा में ऊर्जा कम से कम होती जाएगी और लोगों की साधना की गति धीमी और धीमी होती जाएगी। हालांकि पृथ्वी पर ऐसा नहीं है। हालांकि यहाँ की हवा वहां जितनी अच्छी नहीं है, फिर भी यहाँ अभ्यास करने वाले उतने लोग नहीं हैं। वहां एक भी जादूगर नहीं है, अब केवल एक हुआंग फेंग है। हालांकि उसने अभी शुरुआत ही की है, ऐसे में पूरी दुनिया इन ऊर्जाओं के लिए उससे प्रतिस्पर्धा नहीं करेगी। स्वाभाविक रूप से उनकी साधना गति बहुत तेज है। हुआंग फेंग ने अगली बार देखा और उठने के लिए तैयार था। हालांकि यह समय पहले से पहले था, फिर भी उसे नींद बिल्कुल नहीं आ रही थी। इस समय उसने पाया कि कल रात किजदान मिलने के बाद भंडारण बॉक्स में चीजें अभी भी जमीन पर बची हुई थी। कहने का तात्पर्य यह है कि कल रात पूरा भंडारण बॉक्स खाली था, इसलिए कुछ भी बदलना असंभव था। हालांकि उसके दिल में कुछ पछतावा था, लेकिन कल उसे एक साथ दो चीजें मिली। हुआंग फेंग बहुत संतुष्ट थे। हालांकि उसने एक रात का समय बर्बाद किया, फिर भी वो उन्हें स्वीकार कर सका। जमीन पर पड़ी सभी चीजों को फिर से भंडारण बॉक्स में रख दिया और हुआंग फेंग बस धोने चला गया और काम पर जाने की तैयारी करने लगा। भाई वांग, आप हमेशा मुझे क्यों घूरते रहते हैं? सुरक्षा कार्यालय में हुआंग फेंग के प्रवेश करने के तुरंत बाद भाई वांग हमेशा जानबूझकर या अनजाने में उसे घूरते रहते थे। ऐसा लगता है कि बाकी लोग भी वैसे ही हैं। मैंने कहा कि आप जादू कर सकते हैं या नहीं? मैंने आपको पूरी रात नहीं देखा। पूरा व्यक्ति अलग महसूस हुआ। भाई वांग ने बस छिपाया नहीं, हुआंग फेंग को घूरते हुए कहा। यह अलग है। क्या अलग है? हुआंग फेंग का दिल उछल पड़ा। क्या उसने एक रात के ध्यान के बाद या किजहिदान के बाद अपना रूप बदल लिया? मैं क्या कर सकता हूँ? माँ और पिताजी खुद से इनकार नहीं करते। यह नहीं कहा जा सकता कि यह अलग है। सतह पर कोई बदलाव नहीं है, लेकिन यह अधिक आध्यात्मिक है। इसके साथ सही स्वभाव, ये स्वभाव है। भाई वांग ने हुआंग फेंग को देखा और कहा। हुआंग फेंग को यह सुनकर राहत मिली कि उसका रूप नहीं बदला है। हालांकि वो कोई सुंदर आदमी नहीं था, फिर भी उसके माता पिता ने उसे ये रूप दिया था और वह अपना चेहरा बदलना नहीं चाहता था। अब उसने सुना कि उसका स्वभाव बदल गया है। हुआंग फेंग ने अनुमान लगाया कि क्यों जिदान और ध्यान के कारण इसका कारण हो सकता है। उस स्वभाव के बारे में कहना कठिन है। कुछ लोग जन्मजात होते हैं और कुछ अर्जित किए जाते हैं। हालांकि स्वभाव वाले लोग हमेशा अधिक आकर्षक होते हैं। हुआंग फेंग जानता है कि वो पहले एक साधारण व्यक्ति था और उसका कोई स्वभाव नहीं है। आप कल मिस्टर सू के साथ बाहर न जाएं। जब आप किसी खुशी वाली चीज से मिलेंगे तो आप तरोताजा महसूस करेंगे। भाई वांग ने अनुमान लगाया। शायद ब्यूटी बॉस के साथ बाहर जाने में सक्षम होना बहुत अच्छा होगा। हुआंग फेंग ने कहा कि कल कारखाने के बाहर क्या हुआ। सुयुमो ने बताया कि वो दूसरों से बात नहीं कर सकते। स्वाभाविक रूप से वो यह नहीं कह सका। यह सही है। वैसे राष्ट्रपति सू कैसी है? यहाँ अभी तक कोई भी उनके साथ बाहर नहीं गया है। आप इस अच्छी चीज से तब मिले जब आप यहाँ आए थे। ऐसा कहा जाता है कि राष्ट्रपति सू न केवल सुंदर है, बल्कि उनका चरित्र भी अच्छा है। ये राष्ट्रपति जी से बिल्कुल अलग है। भाई वांग ने गपशप से भरे चेहरे के साथ कहा। महिलाओं के विषयों पर पुरुषों की हमेशा एक आम भाषा होती है। भाई वांग के शब्दों को सुनकर हुआंग फेंग ने सुजोंग की नाजुक उपस्थिति, उत्तम आकृति और सुंदर उपस्थिति के बारे में सोचा जब वो अभी उठा। श्री सू वास्तव में एक आदर्श और प्यारी महिला है।
अगर कोई उनसे शादी कर सकता है तो यह एक ऐसा गुण है जो कई जन्मों से जमा हुआ है। हुआंग फैंग ने भावुक होकर कहा कि सु युमो न केवल अब तक देखी गई सबसे खूबसूरत महिला थी, बल्कि उसका चरित्र भी अच्छा था। उनकी पहचान में अंतर के कारण उन्होंने उसे नीची दृष्टि से नहीं देखा। यहाँ तक कि जब वो घायल थे तब भी उन्होंने उनकी बहुत परवाह की, जो बहुत दुर्लभ था। हालांकि हुआंग फैंग ने यह वाक्य कहने के बाद विपरीत दिशा में हुआंग ये की अभिव्यक्ति को थोड़ा अजीब देखा। इसके अलावा उसकी आंखें अपनी आंखों के पीछे की ओर देखती हुई प्रतीत होती थी। हुआंग फैंग कुछ संदेह के साथ घूमे, फिर उन्होंने अपनी आंखें खोली और ठिठक गए। मुझे नहीं पता कि सु युमो और झांग यून कब अपने कार्यालय आए थे। इस समय वे उसके पीछे खड़े थे। सु युमो उसके चेहरे पर कुछ अप्राकृतिक लाली थी। जाहिर है उसने अभी अभी हुआंग फैंग के शब्द सुने। खांसी। हुआंग फैंग ने जल्दी से 2 बार खांसा और खड़े होकर कहा, राष्ट्रपति सु, निदेशक झांग, आप कैसे आ रहे हैं? इस समय भाई वांग और उन्होंने भी देखा। क्या हम नहीं आ सकते? सु युमो ने हुआंग फैंग का गला दबाया और फिर उसे घूरकर देखा। हाँ, हुआंग फैंग ने मुस्कुराते हुए कहा। सु युमो फिर से उसकी ओर देखती है, फिर मुड़ती है और चली जाती है। झांग यून भी हुआंग फैंग को देखता है, हालांकि उसकी आंखों में स्पष्ट रूप से गहरे अर्थ समाहित है। हुआंग फैंग कुछ देर तक इसे समझ नहीं पाता है और फिर मुड़ता है और सु युमो के साथ बाहर चला जाता है। सु युमो और झांग यून कार्यालय से गुजरे। कल के बारे में सोचते हुए सु युमो चिंतित थी कि क्या हुआंग फैंग वास्तव में ठीक था, इसलिए वो देखने के लिए रुक गई। लेकिन उसने यह नहीं सोचा कि हुआंग फैंग अन्य सहकर्मियों के साथ उस पर टिप्पणी कर रहे थे। उसने सोचा कि वो कल उसकी कार में सो गई थी। जब वो उठी तब भी वो गुस्से में उठ रही थी। ये थोड़ा अलग है, जैसे कि हुआंग फैंग ने उसका अधिक निजी पक्ष देखा हो। हुआंग फैंग, यह आप है। सु युमो और झांग यून के बाहर जाने के बाद भाई वांग ने हुआंग फैंग को शाबाशी दी। आप बहुत बहादुर हैं। महाप्रबंधक सु के सामने ऐसा कहने की आपकी हिम्मत कैसे हुई? अन्य लोग भी हुआंग फैंग को अपने चेहरे पर प्रशंसा की दृष्टि से देखते हैं। इससे पहले कि आप जाने, उनमें से एक को जी मिंगजियाओ को कुछ अधिक समय तक देखने और कुछ अधिक बेलगाम होने के कारण निष्कासित कर दिया गया था। हुआंग फैंग ने सु युमो के सामने यह बात कही। यदि सु युमो की जगह जी मिंगजियाओ ने ले ली तो हुआंग फैंग घर चला जाएगा। बेहतर नॉवल पढ़ने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 27 गो लियांग कॉल्स। मुझे कैसे पता कि वो हमारे पास आएगी? हुआंग फैंग ने व्यंग्यपूर्ण मुस्कान के साथ कहा कि उसे नहीं पता था कि सु युमो अंदर आया था, अन्यथा वो ऐसा नहीं कहता। किसी नेता की पीठ पीछे या किसी खूबसूरत महिला के नेता के बारे में या किसी और की शक्ल के बारे में बात करना थोड़ा ज्यादा है। लेकिन श्री सु वास्तव में अच्छे हैं, उन्होंने आपको दोष नहीं दिया, भाई वांग ने कहा। ठीक है, मिस्टर सु बहुत अच्छे हैं। हुआंग फैंग ने कहा कि ऐसी महिला बिल्कुल शानदार होती है। यदि वो पैसा और रूप चाहती है तो वो गोरी और अमीर होगी। मुझे नहीं पता कि भविष्य में कौन सा कमीना सस्ता होगा। सिक्योरिटी गार्ड की जिंदगी बहुत आरामदायक होती है जब तक परेशानी पैदा करने वाला कोई नहीं है। हुआंग फैंग और उनके कर्मचारी पूरे दिन बहुत आराम से रहते हैं। उन्हें अंदर के सफेदपोश कर्मचारियों जितना व्यस्त रहने की जरूरत नहीं है, उन्हें बस कभी कभार घूमने की जरूरत होती है। हालांकि ये काम करने का एक तरीका मात्र है। अब जल्द ही काम से निकलने का समय हो गया है। हुआंग फैंग और उनके नए सहकर्मी नमस्ते कहते हैं और काम से घर जाने के लिए तैयार है। उनकी वर्तमान मनोदशा प्राथमिक विद्यालय के छात्रों के समान है। हर दिन वो स्कूल से जल्दी घर जाने का इंतजार करता है। वो ये भी आशा करता है कि वो जल्दी घर जाएगा और देखेगा कि उसके भंडारण बक्से में कौन सा खजाना दिखाई देता है। हालांकि जब हुआंग फैंग जाने के लिए तैयार हुआ तो उसका सेल फोन बज उठा। यह उसके सहपाठी और मित्र गो लियांग का कॉल था। हेलो लियांग जी, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? हुआंग फैंग ने चलते हुए कहा। हुआंग फैंग और गो लियांग कॉलेज के छात्र हैं और एक ही छात्रावास में हैं। पूरे विश्वविद्यालय में गो लियांग के साथ उनके सबसे अच्छे संबंध हैं। स्नातक स्तर की पढ़ाई के बाद वे दोनों काम करने के लिए जियांगजू में रहते हैं। अंतर यह है कि गो लियांग जियांगजू के मूल निवासी हैं, जबकि हुआंग फैंग नहीं है। इसलिए उनके कुछ पारिवारिक रिश्तों के तहत गो लियांग को एक अच्छी नौकरी मिल गई। लेकिन हुआंग फैंग को इतना अच्छा जीवन नहीं मिला। गो लियांग ने हुआंग फैंग को नौकरी खोजने में मदद करने का भी प्रस्ताव दिया, लेकिन हुआंग फैंग ने इनकार कर दिया। कोई उसे परेशान नहीं कर सकता। आखिरकार अगर वो खुद की मदद करता है तो ये पारिवारिक रिश्ते कुछ परेशानियों का भी उपयोग कर रहा है। एक कारण ये भी है, उस समय हुआंग फैंग स्कूल से बाहर था, अभिमानी था, दूसरों की मदद स्वीकार करने के लिए कैसे तैयार होगा। और यहाँ तक कि अगर गो लियांग ने उसकी मदद की तो आखिरकार जियांगजू में गो लियांग का परिवार सिर्फ एक साधारण परिवार है। अगर मैं पागल हूं तो मैं तुम्हें ढूंढ नहीं पाऊंगा। गो लियांग की आवाज आई। मैंने सुना है कि आपने फिर से अपनी नौकरी खो दी है। क्या हुआ? श्री गो का अनुसरण करें और सुनिश्चित करें कि आप गर्म और स्वादिष्ट हैं। वे अक्सर एक दूसरे के साथ मजाक करते हैं, इसलिए हुआंग फैंग को कोई परवाह नहीं है। वो हंसते हुए कहते हैं, तुम्हारे पास जाओ, तुम्हारे पीछे आओ, मुझे बेचे जाने का डर है। मुझे अभी तक नहीं पता क्या मैं ऐसा व्यक्ति हूँ। मिस्टर गो, मैंने कहा, पागल, एक अच्छे आदमी को मूर्ख मत बनाओ। गो लियांग ने कहा, सच में हमारी कंपनी हाल ही में लोगों की भर्ती कर रही है। मेरे लोगों के साथ अच्छे संबंध है कार्मिक। यदि आप आना चाहते हैं तो मैं इस बारे में बात करने में आपकी मदद कर सकता हूँ। आप रंग का त्याग नहीं करेंगे। हुआंग फैंग ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या आप अभी भी मुझे बलिदान कर रहे हैं? जब मैं उस स्टेशन पर गया मिस्टर गो, लड़कियों की नजरें मेरी ओर ही थी। वे मुझे रोक नहीं सकी। अफसोस, वे इसकी मदद नहीं कर सकती थी। गो लियांग ने कहा। हुआंग फैंग जानता है कि गो लियांग डींगे मार रहा है, लेकिन ये लड़का वास्तव में सुंदर है और बात कर सकता है। कॉलेज में उसने कई लड़कियों के बारे में बात की। ठीक है, मैं तुम्हारे यहाँ नहीं जाऊंगा। मुझे नौकरी मिल गई है, कई दिनों से काम कर रहा हूँ। तुम्हारी खबर बहुत पीछे रह गई है। हुआंग फैंग ने कहा। मिल गया? कहाँ? ये फिर से अस्थायी काम नहीं होगा। मेरी बात सुनो पागलो, हम उस तरह का काम नहीं कर सकते। कोई भविष्य नहीं है। अगर आप मुझे यहाँ नहीं चाहते हैं तो मैं आपको ढूंढने में मदद कर सकता हूँ दूसरा घर। गो लियांग ने कहा।
मुझे वास्तव में इसकी आवश्यकता नहीं है। इस बार यह बहुत अच्छा है। इलाज पहले की तुलना में बहुत बेहतर है। जब मैं इसके साथ नहीं रह पाऊंगा तो मैं श्री गो से आपकी मदद मांगूंगा, हुआंग फैंग ने कहा। ठीक है, रुको मत, निश्चित ही मैं तब आपके प्रति विनम्र नहीं रहूंगा। इस तरह मुझे अपने सहकर्मियों से आज शाम बार में जाने के लिए कहना पड़ा। आओ और अपने अच्छे काम का जश्न मनाओ, गो लियांग ने कहा। मैं आपके और आपके सहकर्मियों के लिए क्या कर सकता हूँ? अगली बार हुआंग फैंग ने इनकार कर दिया। अब वो जल्दी वापस जाना चाहता है। अगली बार मत आना, ये कोई गंभीर पार्टी नहीं है, ये सिर्फ दो दोस्त हैं। तुम्हें पहले ही बता दूं कि ये दोनों खूबसूरत महिलाएं हैं। अगर नहीं आओगे तो अफसोस मत करना, गो लियांग ने कहा। मैं भी नहीं जाऊंगा, हुआंग फैंग ने कहा। अब उनके दिल का बक्सा सुंदरता से ज्यादा महत्वपूर्ण है। आप नहीं जानते कि आप क्या है। मैं आपके जीवन में आपकी मदद करने की कोशिश कर रहा हूँ। चलो बकवास करना बंद करो। शाम 7:30 बजे एक बार का सपना देखो। तुम इसे मेरे लिए ढूंढ सकते हो। ये कहते हुए समाप्त करें। गो लियांग ने हुआंग फैंग को भी अस्वीकार करने का अवसर नहीं दिया, सीधे फोन लटका दिया। हुआंग फैंग ने व्यंग्यपूर्ण मुस्कान के साथ फोन रख दिया। लगता है वो आज चला जाएगा। हालांकि अभी भी समय है, वो पहले वापस जाने वाला है। इसे खोजने के लिए वापस जाने के बजाय वो भंडारण बॉक्स देखना चाहता है। हालांकि जब हुआंग फैंग अपने निवास पर लौटे और भंडारण बॉक्स में मौजूद चीजों को एक एक करके बाहर निकाला तो उन्हें यह देखकर निराशा हुई कि इसमें कुछ भी नहीं था और कुछ भी नया दिखाई नहीं दे सका। हालांकि हुआंग फैंग इस स्थिति के लिए तैयार थे। आखिरकार भंडारण बॉक्स में चीजों को बदलने के लिए कोई सटीक समय अंतराल नहीं है और यह सामान्य है कि अब ऐसा कोई अंतराल नहीं है। हुआंग फैंग बाहर नहीं निकले बल्कि कल का ध्यान का परिचय निकाला। पुस्तक के अंत में उन्हें कल के कई सरल जादू मंत्र भी मिले। हुआंग फैंग के लिए, जिन्हें कॉलेज में उपन्यास पढ़ना पसंद था, इन मंत्रों के अस्तित्व को जानना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। हालांकि ये ध्यान का परिचय एक प्रवेश स्तर की जादू की किताब है, इसलिए इसके पीछे दर्ज जादू कोई उच्च स्तरीय जादू नहीं है बल्कि एक साधारण बुनियादी जादू है, जैसे कि आग का गोला, बर्फ के बम, रतन इत्यादि, जो है सभी विभागों के सभी बुनियादी जादू। यह आकाशीय महाद्वीप के व्यापारी हैं जिन्होंने इन जादू को पीछे रिकॉर्ड किया है। जैसे कि फिर जो कोई भी जादुई प्रतिभा को जागृत कर सकता है वो इन बुनियादी जादू को सीख सकता है। क्योंकि यह बुनियादी जादू है इसलिए यह जादुई मंत्र बहुत सरल है। हालांकि हुआंग फैंग उनका अर्थ नहीं समझते हैं, लेकिन वो उन्हें रटकर याद कर सकते हैं और उच्च स्तरीय जादू तियानेक्सवान महाद्वीप में भी बहुत दुर्लभ है। हर परिवार या यहाँ तक कि साम्राज्य में उच्च स्तरीय जादू अमूल्य खजाना है जिसे आम लोग नहीं देख सकते हैं, इसलिए यह स्वाभाविक है कि यह इस ताल की तरह ध्यान का परिचय में दिखाई नहीं देगा। जादुई कौशल का उपयोग करना जादू होना चाहिए। पिछली रात के ध्यान और अपनी जादुई प्रतिभा के जागने पर प्राप्त जादू के बाद हुआंग फैंग का शरीर अब सुरक्षित है, इसलिए सैद्धांतिक रूप से वो इन जादुई कौशलों का उपयोग कर सकता है। सिद्धांत रूप में ऐसा इसलिए है क्योंकि हुआंग फैंग ने अभी तक इसका अभ्यास नहीं किया है। वो कल ध्यान करने गया और जादू नहीं देखा। आज सुबह जब वो उठा तो काम पर चला गया और उसके पास अभ्यास के लिए समय नहीं था। अब उसके पास समय है, इसलिए वो प्रयास करने के लिए तैयार है। आमतौर पर कहें तो कोई केवल एक जादुई तत्व की प्रतिभा को जगा सकता है, यानी कोई केवल एक विशिष्ट तत्व के जादू को विकसित कर सकता है। उदाहरण के लिए एक व्यक्ति जो अग्नि प्रणाली की जादुई प्रतिभा को जागृत करता है वो केवल खेती करते समय हवा में अग्नि प्रणाली के जादुई तत्व को अवशोषित कर सकता है और वो केवल अग्नि प्रणाली के जादू का उपयोग कर सकता है, अन्य जादू का प्रयोग नहीं किया जा सकता। लेकिन हुआंग फैंग को यह नहीं पता था। वह आकाशीय महाद्वीप के मामलों के बारे में अधिक नहीं जानता था। जब उन्होंने इस पुस्तिका में विभिन्न विभागों का जादू देखा तो वे इसका अभ्यास करने के लिए तैयार हो गए। सबसे पहले हुआंग फैंग जल प्रणाली के जादू का अभ्यास करने जा रहे हैं। उसके मुंह में एक मूक जादू है। तभी उसे महसूस होता है कि उसके शरीर में रंगीन प्रकाश के गोले से कोई पारदर्शी तत्व अलग होकर धीरे धीरे उसके दाहिने हाथ पर एकत्रित हो गया है। उसी समय उसे लगता है कि उसके चारों ओर हवा में उसके दाहिने हाथ पर जादुई तत्व एकत्रित हो रहा है। जादुई प्रतिभा को जगाने के बाद हुआंग फैंग आसपास की हवा में जादुई तत्वों के प्रति अधिक संवेदनशील है। फिर हुआंग फैंग की नजर में उसके दाहिने हाथ में एक पानी का गोला धीरे धीरे एकत्रित होता है और फिर लगातार बढ़ता जाता है जब तक उसे यह महसूस नहीं हो जाता कि उसके शरीर में मौजूद पारदर्शी जादुई तत्व पूरी तरह से बाहर नहीं निकल गया है। तब तक उसके हाथ में पानी का गोला नहीं बढ़ रहा है। इस समय पानी का गोला कटोरे के मुंह के आकार का होता है। हुआंग फैंग ने अपना दाहिना हाथ अपनी आंखों के पास उठाया और पानी की गेंद को देखा। वो जिज्ञासा से भरा हुआ था। ये पहली बार था जब उन्होंने जादू का प्रदर्शन किया था। वो बहुत उत्साहित था। पानी का गोला उसके हाथ पर तैर रहा था और उसके हाथ से पूरी तरह नहीं छुपाया। पानी का गोला पारदर्शी था और उसमें पानी धीरे धीरे बहता हुआ प्रतीत हो रहा था। हुआंग फैंग वाटर पोलो की शक्ति का परीक्षण करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने इसकी उड़ान को नियंत्रित करने के लिए अपने दिमाग का इस्तेमाल किया। चूंकि यह चीज उसके द्वारा बुलाई गई थी, इसलिए वो इसे स्वयं फेंकने के बजाय नियंत्रित करने के लिए अपने दिमाग का उपयोग कर सकता था। पानी का गोला दीवार से टकराया और फिर से तरल रूप में बदल गया। वो धीरे धीरे दीवार से नीचे बहने लगी। हुआंग फैंग को यह पता नहीं चला कि यह कितना शक्तिशाली था। आखिरकार यह एक प्राथमिक जादू था और हुआंग फैंग को ज्यादा उम्मीद नहीं थी। पानी के जादू का प्रयोग करने के बाद हुआंग फैंग ने अन्य प्रकार के जादू का प्रयोग किया। वो सुचारू रूप से प्रदर्शन करने में सक्षम थे, हालांकि अकुशल कारणों से इसमें काफी समय लग गया। हालांकि हुआंग फैंग ने इसी तरह के उपन्यास देखे और जानते थे कि उच्च स्तरीय जादूगर इन निम्न स्तरीय जादू के लिए तुरंत कास्ट कर सकते हैं, इसलिए उन्हें मंत्र पढ़ने की आवश्यकता नहीं थी। यह मंत्र पढ़ने का समय बहुत लंबा था। वो अब सिर्फ एक जूनियर जादूगर है। वो सिर्फ जादू कर रहा है। यह सामान्य है कि वो थोड़ा धीमा है। उसी समय हुआंग फैंग ने भी अपने जादू के रहस्य का पता लगाया। सब कुछ उसके शरीर में रंगीन प्रकाश गेंद से संबंधित है। जब वो एक विशेष जादू करता है तो प्रकाश गेंद में से कुछ तत्व छीन लिए जाएंगे और उसके हाथों में इकट्ठा हो जाएंगे। साथ ही ये हवा में मौजूद जादुई तत्वों को इकट्ठा होने के लिए आकर्षित करेगा।
जादू कितना शक्तिशाली है और वो जो जादू इकट्ठा करता है उसमें तत्वों की मात्रा का संबंध है। हवा में कई जादुई तत्व हैं। हालांकि जादुई तत्वों की अंतिम मात्रा एकत्र की जा सकती है, यह उसके शरीर में संग्रहित जादुई तत्वों की मात्रा पर निर्भर करता है। वे परिचय करता है उसके शरीर में जादुई तत्वों के आकर्षण के बिना हवा में जादुई तत्व बिल्कुल नहीं आएंगे, और उनके शरीर में वे जादुई तत्व उनके ध्यान और साधना के दौरान प्राप्त जादू है। जाहिर है, जितना अधिक जादू होगा, जादू उतना ही अधिक शक्तिशाली होगा। इसीलिए कुछ वरिष्ठ जादूगर प्राथमिक जादू भी करते हैं, जो एक बड़ा कारण भी है। बेशक जादू इकट्ठा करने की प्रक्रिया में हुआंग फैंग किसी भी समय रुक सकता है। आप अपने शरीर में जादुई तत्वों को खत्म होने से रोक सकते हैं, और आप अपने विभाग के जादू का दोबारा उपयोग नहीं कर सकते। इसे समझना चाहते हैं, हुआंग फैंग भी ध्यान के महत्व को जानते हैं। केवल निरंतर ध्यान ही शरीर में जादू के भंडारण को बढ़ा सकता है, और एक बार जादू खत्म हो जाने के बाद वो वरिष्ठ जादूगर एक प्राथमिक योद्धा से भी नहीं लड़ सकता है। जादू का उपयोग बंद करने के बाद हुआंग फैंग को लगा कि आसपास की हवा में जादुई तत्व धीरे धीरे उसके शरीर में एकत्रित हो रहे हैं, जो उसके द्वारा अभी अभी उपयोग किए गए जादू की पूर्ति कर रहे हैं। इस समय उन्होंने ध्यान नहीं किया, अर्थात जादू के माध्यम से जो जादू उन्होंने किया था वो अपने आप ठीक हो जाएगा, परंतु ऐसा होना चाहिए कि ठीक होने से पहले की मात्रा दोबारा न बढ़े। यदि आप जादू की ऊपरी सीमा बढ़ाना चाहते हैं, आपको ध्यान का अभ्यास करना चाहिए। इसे समझने के लिए हुआंग फैंग सोचता है कि वो जादू के बारे में अधिक जानता है। आखिर उसके अलावा दुनिया में कोई दूसरा जादूगर नहीं है, इसलिए जादू के बारे में सभी चीजें केवल धीरे धीरे ही पता लगाई जा सकती हैं। इसकी चर्चा कोई नहीं कर सकता। समय को देखते हुए गो लियांग के साथ सहमत हुए ज्यादा समय नहीं हुआ है। हुआंग फैंग साफ कपड़े पहनता है और बाहर चला जाता है। जहां तक खुद को खोजने की बात है तो वह इसे जरूरी नहीं समझते। जब तक वो साफ कपड़े पहनता है, उसके पास कोई नए कपड़े नहीं होते और न ही खोजने के लिए कुछ होता है। ड्रीम बार जियांगजू बार की सड़क पर एक अच्छा बार है। हुआंग फैंग और गो लियांग पहले भी कई बार वहां आ चुके हैं। आखिर जीवन में अवसाद तो बहुत आते हैं। उस समय हुआंग फैंग और गो लियांग दोनों भ्रमित थे। बार स्पष्ट रूप से दबाव कम करने के लिए एक अच्छी जगह है, इसलिए वे कई बार वहां गए हैं। हुआंग फैंग बार के लिए टैक्सी लेता है और गो लियांग को उसका विशिष्ट स्थान जानने के लिए बुलाता है। वो सीधे अंदर चला जाता है। जैसे ही वो दरवाजे में प्रवेश करता है, तेज संगीत बजता है। इस समय नाइट लाइफ अभी शुरू हो रही है। इसमें पहले से ही बहुत सारे लोग हैं, खासकर युवा लोग। कई लोग संगीत की लय के साथ नाच रहे हैं, जबकि रुचि रखने वाले लोग व्यस्त भीड़ को देखते हुए वहां बैठे शराब पी रहे हैं। पागल! यहाँ हुआंग फैंग के आगमन को देखकर गो लियांग खड़े हो गए और कुछ दूरी पर हाथ हिलाया, जिससे हुआंग फैंग को उसकी तलाश करने से बचाया गया। मैंने कहा तुम लड़के, मैंने कहा 7:30 बजे, तुम पहले नहीं आ सकते। अप्रत्याशित रूप से समय के इतने पाबंद दो सुंदरियों को इंतजार करने दो। जब हुआंग फैंग गो लियांग के पक्ष में आए तो गो लियांग ने हुआंग फैंग की छाती पर हथौड़ा मारा और कहा, जाहिर है वे कुछ समय के लिए आए हैं। मुझे फिर देर नहीं हुई। क्या तुमने कहा कि मैं 7:30 बजे पहुंच गया? हुआंग फैंग ने कहा, और इस समय उन्होंने गो लियांग के आसपास दो सुंदरियों को भी देखा, मुस्कुराए और कहा, अच्छी दो सुंदरियां, मैं इस आदमी हुआंग फैंग का दोस्त हूँ। बेहतर नॉवल पढ़ने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 29 4 और 2। नमस्ते, दोनों लड़कियों ने कहा। यहाँ मैं आपका परिचय कराता हूँ। इस समय गो लियांग ने कहा, ये दो सुंदरियां मेरे सभी सहकर्मी हैं। ये जो रोला है और यह मेरा परिवार है, गो मिंगन। उसके बाद गो लियांग ने हुआंग फैंग की खिंचाई की और कहा, ये कॉलेज में मेरा सहपाठी और भाई है। इसका नाम हुआंग फैंग है। आप इसे पागल कह सकते हैं। हुआंग फैंग का उपनाम सुनकर दोनों महिलाएं हंसने लगी। हुआंग फैंग ने एक नजर में कहा, क्या आप दो सुंदरियों के सामने मुझे मेरा उपनाम कहना बंद नहीं कर सकते? अभी तक नहीं, गो लियांग ने मुस्कुराते हुए कहा। हुआंग फैंग ने बियर का ऑर्डर दिया, उसे पिया और दोनों महिलाओं की ओर देखा। वे दोनों खूबसूरत महिलाएं थीं, खासकर गो मिंगन। उसके लंबे बाल, बड़ी आंखें, छोटी नाक और सुंदर चेहरा था। वो बूढ़ी नहीं होनी चाहिए। कुछ निवर्तमान जो रुओलान की तुलना में वो शांत थी। उसने बस एक ड्रिंक पी और अपने चेहरे पर रोम मुस्कान के साथ बातचीत सुनी। यहाँ तक कि जब वो सिर्फ हुआंग फैंग के उपनाम पर हंस रही थी तो उसने बस एक उथली मुस्कान दिखाई। ये शांत लड़की इस बार के माहौल से थोड़ी अलग लग रही है। हुआंग फैंग को यह पता लगाने में देर नहीं लगी कि गो लियांग और जो रोलान के बीच संबंध उनके सहयोगियों की तरह सरल नहीं थे। जब गो लियांग ने चुटकुले सुनाए तो जो रोलान ने कभी कभी उस पर 2 बार प्रहार किया, और कुछ छोटे विवरणों में दोनों बहुत करीब थे और उनके शरीर करीब और करीब आ रहे थे। हालांकि ऐसा लग रहा था कि गो लियांग उसका पीछा कर रहा था और उसे गो लियांग के प्रति वही रवैया लग रहा था। इसका मतलब एक ही है। मैंने लियांगजी से कहा, आपने मुझे आज बाहर आने के लिए कहा। आप नहीं चाहते कि मैं एक प्रकाश बल्ब बनूं? हुआंग फैंग ने बियर का एक घूंट लिया और मुस्कुराते हुए कहा। हुआंग फैंग के शब्दों को सुनकर जो रोलान का चेहरा थोड़ा लाल हो गया, उसका शरीर बगल की ओर हो गया और गो मिंगन ने बातचीत की। मैंने कहा, बेटा, अगर तुम नहीं बोलोगे तो कोई भी तुम्हें गूंगा नहीं समझेगा। मुझे डर था कि तुम पूरे दिन घर पर रहोगे, रात में कोई रात नहीं बिताओगे और अपनी बीमारी से दम तोड़ दोगे। अगर तुम इतने दयालु होते कि तुम्हें बुला लेते बाहर खेलने के लिए, आप इसकी सराहना नहीं करेंगे। गो लियांग ने कहा, लेकिन फिर वो हुआंग फैंग के पक्ष में झुक गया और कहा, उसके बारे में क्या ख्याल है? बुरा नहीं है। मैं कुछ समय से उसका पीछा कर रहा हूँ और मुझे लगता है कि वो भी मेरे लिए कुछ मायने रखती है। मैंने अभी अपॉइंटमेंट लिया है आज उसके साथ। हालांकि वो रात में अकेले बाहर आने से डरती थी और उसने गो मिंगन को फिर से फोन किया। मैं आपसे आग बुझाने में मदद करने के लिए नहीं कह रही हूँ। मैं जानता था कि तुम्हारा इरादा अच्छा नहीं था। हुआंग फैंग ने कहा, जो रोलान अच्छा है, गो मिंग्याओ अधिक सुंदर है। आपने उसके बारे में निर्णय क्यों नहीं लिया? वो थोड़ी अंतर्मुखी है, मेरी डिश नहीं। गो लियांग ने अपना सिर हिलाया और कहा, उसके बारे में क्या ख्याल है? मेरा दोस्त आपके लिए अच्छा है। ऐसी खूबसूरत लड़की आपके लिए छोड़ दी गई है। हमारी कंपनी में उसके पीछे बहुत सारे लोग हैं। आज एक अवसर है, यदि आप पकड़ लेते हैं उसके साथ, हम चारों 2 जोड़े बनाएंगे।
मैं खूबसूरत महिलाओं के पीछे नहीं भागना चाहता, हुआंग फैंग ने गुस्से में कहा। इसके अलावा मुझे अब सुंदरियों में कोई दिलचस्पी नहीं है, सुंदरता में कम रुचि। गो लियांग हुआंग फैंग को देखता है, फिर छिप जाता है और कहता है, मुझे नहीं लगता कि आप लंबे समय से अकेले हैं। आपका यौन रुझान बदल गया है, मुझे सावधान रहने की जरूरत है। मेरे पास से सावधान रहो। भले ही मुझे वास्तव में पुरुष पसंद हो, मैं तुम्हें पसंद नहीं करूंगी, हुआंग फैंग ने तिरस्कार पूर्वक कहा। ठीक है पागल, चलो काम पर लग जाओ। गो मेंगन वास्तव में अच्छा है, तुम उसके पीछे प्रयास क्यों नहीं करते? हर समय अकेले नहीं रह सकते। क्या तुम अभी भी वांग टोंग के बारे में सोच रहे हो? गो लियांग ने कहा। गो लियांग की बातें सुनकर हुआंग फैंग के दिमाग में एक खूबसूरत लड़की का ख्याल आया। ये लड़की वांग टोंग थी, हुआंग फैंग की एकमात्र प्रेमिका, जिसके बारे में विश्वविद्यालय में बात हुई थी। हालांकि समय ज्यादा नहीं था और वे ग्रेजुएशन पर जोर नहीं दे पाए थे, इसलिए उनका ब्रेकअप हो गया। ब्रेकअप की वजह बहुत सिंपल थी, हुआंग फैंग का परिवार बहुत साधारण था, जो वांग टोंग की भौतिक चीजों की खोज को पूरा नहीं कर सका। जबकि दो लोगों ने ब्रेकअप के कुछ दिनों बाद शाम को वांग टोंग को देखा। वे स्कूल गेट के बाहर एक लग्जरी कार में बैठे और फिर अजनबी हो गए। तुम्हारा क्या मतलब है? मैं उसे बहुत समय से भूल गया हूँ। हुआंग फैंग ने अपना सिर हिलाया और कहा कि उन्होंने वास्तव में उस भावना को जाने दिया है और इसे विश्वविद्यालय की बहुत अच्छी स्मृति नहीं माना है। भूल जाओ, गो मेंगन वांग टोंग से कहीं अधिक सुंदर है, उसका चरित्र अच्छा है। अगर यह उस प्रकार का नहीं होता जो मुझे पसंद है, तो मैं इसे आपके सामने पेश नहीं करता, गो लियांग ने कहा। हुआंग फैंग अब अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में बात नहीं करना चाहते। हालांकि उन्होंने वांग टोंग के व्यवसाय को छोड़ दिया है, लेकिन वो ये भी जानते हैं कि यदि उनके पास पर्याप्त भौतिक परिस्थितियां नहीं है, तो प्यार में न पड़ना बेहतर है। भले ही दूसरे पक्ष को कोई परवाह न हो, वो दूसरे पक्ष को अपने साथ पीड़ित होते हुए नहीं देख सकता। नहीं, जिस घर में वो अब रहता है वो अभी भी किराए पर है, कुछ वर्ग मीटर में फैला हुआ है। क्या उस जगह पर उसके साथ कभी कोई नहीं रह सकता? ठीक है बेटा, अपना ख्याल रखना, गो लियांग ने हुआंग फैंग से कहा। फिर दोनों महिलाओं की ओर मुड़े और कहा, रोलान चलो नाचें। लेकिन हान का सपना देखो। जो रोलान थोड़ा द्रवित हुआ, लेकिन वो अपने दोस्त के बारे में चिंतित था। गो लियांग ने कहा, ये ठीक है, मेरा भाई यहाँ है, ये ठीक रहेगा। जो रोलान ने हुआंग फैंग और गो मेंगन को देखा और फिर कहा, ठीक है मेंगन, तुम यहाँ बैठो, हम बाद में वापस आएंगे। बहन रोलान जाओ, गो मेंगन ने कहा। उसके बाद गो लियांग और जो रोलर डांस फ्लोर पर चले गए और हुआंग फैंग और गो मेंगन वहीं बैठे रह गए। जब गो लियांग चल रहे थे तो उन्होंने हुआंग फैंग की ओर चट्टानी आंखें भींच ली और हुआंग फैंग को अवसर का लाभ उठाने के लिए कहा। ऐसा वितरण स्पष्ट रूप से उन दोनों के लिए सुविधाजनक है। हुआंग फैंग शर्मिंदा था, उसे नहीं पता था कि गो मेंगन ने गो लियांग की छोटी छोटी हरकतें देखी थी या नहीं। उसने अपने शरीर को अस्वाभाविक रूप से मोड़ा और कहा, मिस मेंगन आप क्या कर रही हैं? बहन रोलान और मैं कार्मिक विभाग से हैं, गो मेंगन ने कहा। हुआंग फैंग थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ। गो लियांग ने फोन पर कहा कि उनके कार्मिक विभाग के साथ अच्छे संबंध हैं, उन दोनों के साथ नहीं। ये बैठने का तरीका नहीं है, हुआंग फैंग ने कहा। लियांगजी मिस जो के लिए दिलचस्प लगती है। ठीक है, निर्देशक गो कुछ समय से बहन रोलान का पीछा कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि बहन रोलान का भी उनके लिए कुछ मतलब है, गो मेंगन ने छुपाया नहीं। निर्देशक गो, मुझे उम्मीद नहीं थी कि इस आदमी को पदोन्नत किया जाएगा और पर्यवेक्षक बनाया जाएगा। अब मिस जो भी उसमें रुचि रखती है, वो वास्तव में प्यार और करियर की दोहरी फसल है, हुआंग फैंग ने मुस्कुराते हुए कहा। निर्देशक गो बहुत अच्छे हैं, उन्हें कभी कभी दूसरी लड़कियों से बात करना पसंद है, नहीं तो बहन रोलान ने उनसे वादा किया होता, गो मेंगन ने कहा। लड़का ऐसा ही है, लेकिन ऐसा लगता है कि वो वास्तव में मिस जो को पसंद करता है। वो अन्य लड़कियों के बारे में भी मजाक कर रहा है, हुआंग फैंग ने कहा। 30 जादू। हाँ, अन्यथा अगर बड़ी बहन लेना आज बाहर आने का वादा नहीं करेगी, लेकिन वो अभी भी मुझ पर भरोसा नहीं करती है, तो मैं उसकी ओर खींच लिया जाऊंगा, गो मेंगन ने बेबसी से कहा। आखिरकार ये जानते हुए कि वो एक प्रकाश बल्ब के रूप में सामने आई है, वो ऐसा नहीं करना चाहेगी। सौभाग्य से यहाँ अभी भी हुआंग फैंग है, अन्यथा वो और अधिक ऊब और शर्मिंदा होती। मुझे लियांगजी ने भी बुलाया था, हम वास्तव में एक ही नाव में हैं, हुआंग फैंग ने मुस्कुराते हुए कहा। आओ, हमारी साझी नियति के लिए इसे छुएं। गो मेंगन ने मना नहीं किया, उसने अपना पे लिया और हुआंग फैंग को छुआ। इसके बाद उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा और मुस्कुराए। हुआंग फैंग ने पाया कि गो मेंगन वास्तव में अंतर्मुखी नहीं था, बल्कि शांत था, और उसके साथ बातचीत करना बहुत आरामदायक था। जितना अधिक वे बात करते और अटकलें लगाते, हुआंग फैंग को अचानक उस जादू के बारे में याद आया जो उसने अभी सीखा था, और गो मेंगन से कहा, मिस मेंगन, मुझे आपके लिए एक जादू बदलने दीजिए। जादू? क्या जादू? गो मेंगन ने कहा कि उन्हें लगा कि हुआंग फैंग जादू के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन ये जादू था, जादू नहीं। हुआंग फैंग ने कुछ नहीं कहा, लेकिन गिलास को अपने सामने रखा और उसकी हथेली में रख दिया। फिर उन्होंने चुपचाप जल प्रणाली का मूल जादू वाटर पोलो सुनाया। जब वो ये जादू करता था, तो वाटर पोलो मूल रूप से उसकी हथेली में लटका हुआ था और सीधे उसकी बांह से संपर्क नहीं करता था। अब कांच की बोतलें अधिक हैं, जो कोई समस्या नहीं है। हुआंग फैंग के शरीर में केवल जल प्रणाली के जादुई तत्व धीरे धीरे उसके गिलास पर एकत्रित होते हैं, और गिलास में बियर होती है, इसलिए ये बियर हुआंग फैंग के शरीर में जादुई तत्व और हवा में पानी के साथ मिश्रित होते हैं, और धीरे धीरे एक पीले रंग में संघनित हो जाते हैं, पारदर्शी गोला। गो मेंगन की आंखें खुली हुई थी और उसका चेहरा आश्चर्य से भरा था। इससे पहले अधिकांश बियर एक पीले पारदर्शी गोले में बदल गई थी। हुआंग फैंग ने कांच को धीरे से हिलाया, पारदर्शी गोला टूटा नहीं, बल्कि कांच में हिलता रहा। आपने ये कैसे किया? यह आश्चर्यजनक है, गो मेंगन ने ईमानदारी से कहा कि यह वो तरकीबें नहीं है, बल्कि यह वास्तविक है, और यह अभी भी उसके सामने है, बिना किसी धोखे के। ये टीवी पर देखे गए जादू से भी अधिक जादुई है। अरे अरे, इसे गुप्त रखो, हुआंग फैंग ने मुस्कुराते हुए कहा। कांच को जोर से हिलाने पर पीला पारदर्शी गोला तरल हो जाएगा।
चूंकि हवा में जल तत्व अधिक है, इसलिए गिलास में शराब पहले की तुलना में अधिक है, जो पतला होने के बराबर है। हालांकि गो मेंगन के लिए ऐसा परिवर्तन स्पष्ट रूप से असंभव है। तुम इतने अच्छे हो कि जादू कर सकते हो। गो मेंगन ने हुआंग फैंग को प्रशंसा से देखा और कहा। जब हुआंग फैंग ने उसकी आंखें देखी तो उसे याद आया कि विश्वविद्यालय में कुछ छात्र लड़कियों के लिए कुछ सरल जादुई तरकीबें सीखेंगे और उनकी प्यारी आंखों का आनंद लेंगे। इस मामले में लड़कियों को धोखा देना आज भी बहुत आसान है। सीखने को कुछ नहीं। हुआंग फैंग ने कहा कि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि जादू सीखने के बाद उनका पहला उपयोग लड़ाई के लिए नहीं, बल्कि जादू के लिए छोटी लड़की को धोखा देने के लिए होगा। हालांकि गो मेंगन काम पर चला गया है, फिर भी जब वो स्कूल जाता था तो उसकी मासूमियत बरकरार रहती थी। आप किस बारे में बात कर रहे हैं? बहुत खुश है। ये बैठक है। गो लियांग और झोउ रोलान पहले ही वापस आ चुके हैं। हालांकि जब वे वापस आते हैं तो उनके बीच का रिश्ता स्पष्ट रूप से एक कदम आगे बढ़ जाता है, क्योंकि वे एक साथ हाथ में हाथ डाले वापस आए और तब तक नहीं छूटे जब तक वे मेज पर नहीं पहुंच गए। तुम काफी तेज हो लड़के, हुआंग फैंग ने कहा। गो लियांग ने हुआंग फैंग को गर्व से देखा और फिर कहा, आप आसान नहीं हैं। आप एक पल में हमारी कंपनी की सबसे खूबसूरत लड़की से बात करेंगे, इसलिए अटकलें हैं। हुआंग फैंग, क्या तुम अब भी जादू कर सकते हो? इस समय झोउ रोलान ने हुआंग फैंग से पूछा। जाहिर तौर पर सिर्फ गो मेंगन, और उसने कहा, आप कुछ जादुई करतब दिखा सकते हैं और इसे खेल सकते हैं। हुआंग फैंग ने कहा, मुझे नहीं पता कि आप और मैं कब जादू करेंगे। खैर, आप और मैं अभी भी छुपे हुए हैं। यह अब खूबसूरत महिलाओं के सामने प्रदर्शन करने के लिए है। जब हम अपनी बड़ी सुंदरता गो मेंगन को देखते हैं तो हम मदद नहीं कर सकते। ये एक तरफ गो लियांग ने कहा कि यह स्पष्ट है कि वे एक दूसरे को इतने लंबे समय से जानते थे और उन्होंने कभी नहीं सुना था कि हुआंग फैंग जादू करेंगे। एक तरफ गो मेंगन ने गो लियांग के शब्द सुने। उसका चेहरा लाल था। वो खड़ा हुआ और बोला, मैं बाथरूम जाता हूँ। 1 मिनट रुको, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। झोउ रोलान भी खड़े हुए और कहा। 2 महिलाओं को जाते हुए देखकर गो लियांग हुआंग फैंग से टकराता है और कहता है, आप कैसे हैं? चले गए। वे सभी अन्य लड़कियों को धोखा देने के लिए जादू का उपयोग करते हैं। आप उन महिलाओं से निपट नहीं सकते जो समाज में कई वर्षों से लड़ रही हैं। हालांकि गो मेंगन जैसी लड़कियों से निपटना बहुत प्रभावी है, जो अपनी बेगुनाही बरकरार रख सकती है। बकवास, मैं तो बस खेल रहा हूँ। आप उस खूबसूरत लड़की को डांस के लिए ले गए और हमें यहाँ छोड़ दिया। मैं उसके साथ बैठकर उसे घूरते नहीं रह सकता। लेकिन इस बार आपका क्या मतलब है? मैं दोबारा नहीं खेलना चाहता। ऐसा कैसे हो सकता है कि यूनिवर्सिटी में मुलाकात और प्यार एक दूसरे के अकेलेपन को दूर करने के लिए हो, लेकिन इस बार मिस्टर गो ने अपना दिल दुखाया है। गो लियांग ने कहा। अच्छी बात है, हुआंग फैंग ने कहा। मैं देख सकता हूँ कि अन्य सुंदरियां जो भी आप में रुचि रखती हैं। गो मेंगन ने अभी ऐसा कहा है। हालांकि उन्हें डर है कि आपके पास अभी भी अन्य लड़कियों के लिए विचार हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि आपको बाद में ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आपने अच्छी बातचीत करने का फैसला किया है। दूसरी लड़कियों से बात न करें और उन्हें गलत न समझें। मुझे पता है, मुझे इसकी आदत है, गो लियांग ने कुछ शर्मिंदगी के साथ कहा। इस समय झोउ रोलान और गो मेंगन वापस आए, लेकिन जब वे वापस आए तो वे क्रोधित थे। गो मेंगन के चेहरे पर शर्म और गुस्से के भाव भी थे। मैं टेबल पर आकर सीधा बैठ गया। क्या बात है, क्या बात है? गो लियांग ने पूछा। हुआंग फैंग ने भी इसे देखा। दोनों लड़कियों के हाव भाव देखकर लग रहा था कि अभी कुछ हुआ है। मैं अभी बाथरूम से बाहर आया और कुछ विकृत लोगों से मिला जो मुझे और मेंगन को छूना चाहते थे। सौभाग्य से हमने उन्हें जल्दी ढूंढ लिया। झोउ रोलान ने कहा कि हालांकि उन्होंने यह नहीं बताया कि कहाँ छूना है। उन्होंने सोचा कि यह लड़कियों के लिए अधिक निजी जगह होगी। बाहर में जाओ, वे कौन है जो मेरी महिला को छूने के लिए इतने साहसी हैं? गो लियांग खुश नहीं थे। उन्होंने मेज थपथपाई और खड़े होकर कहा, वो दिखावा नहीं कर रहे हैं, वो वास्तव में गुस्से में हैं। जैसा कि उन्होंने कहा, वो इस बार गंभीर है। वो पहले ही झोउ रोलान को अपनी महिला मान चुके हैं। अब कोई उनका फायदा उठाना चाहता है। अपनी औरत, उसे गुस्सा होना चाहिए। झोउ रोलान ने गो लियांग को सफेद लुक दिया और उसके चेहरे पर थोड़ी शर्म थी। हालांकि उन्होंने अपने शब्दों का खंडन नहीं किया। ठीक है, उन्होंने वैसे भी फायदा नहीं उठाया। वो जानती है कि यहाँ बहुत सारे लोग हैं। वे लोग अच्छे इंसान नहीं लगते। वो ज्यादा कुछ नहीं करना चाहती। बेहतर नॉवल पढ़ने के लिए आप हमारे